हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दाऊ हुआ ने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर हिलाते हुए गुस्से से चिल्लाया, यह मेरी अपनी गलती है। जब मास्टर मेरी चोटों की जांच कर रहे थे तो मुझे पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम क्यों लाना पड़ा? जियो ये यांग, क्या इससे बहुत दर्द होता है? दाऊ हुआ, क्या यह स्पष्ट नहीं है? इस समय वांग मैनमैन ने प्लास्टर के साथ प्रवेश किया। दाऊ हुआ ने उसके पीछे देखा और पूछा, मास्टर कहाँ है? वांग मैनमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़ा मास्टर हमारे द्वारा चुने गए लिंगजी मशरूम और पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम की जांच कर रहा है। मिस, आपको उसे देखना चाहिए था, वह इतना उत्साहित था कि उसकी आंखें फटी हुई थी। यह पहली बार है जब मैंने बूढ़े मास्टर को इतना खुश देखा है। दाऊ हुआ के मुंह पर मुस्कान आ गई, मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्टर ऐसा ही होगा जब वे अच्छी जड़ी बूटियां देखेंगे। उसने फिर चिल्लाकर कहा, वह जड़ी बूटियों में इतना डूबा हुआ है कि उसे अपने शिष्य की भी परवाह नहीं है। जियो येयांग मुस्कुराया, बिस्तर के पास एक स्टूल पर बैठ गया और दाऊ हुआ का पैर अपनी गोद में रख लिया। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं? इतना कहने के बाद उन्होंने वांग मैनमैन को प्लास्टर सौंपने का इशारा किया। वांग मैनमैन ने अपनी युवा महिला के पैर को देखा और हाथ में प्लास्टर लेकर झिझकते हुए कहा, छोटे राजकुमार, शायद मुझे मिस पर प्लास्टर लगाना चाहिए। जियो येयांग ने वांग मैनमैन की ओर देखा और उसके हाथों से प्लास्टर छीन लिया। क्या होगा यदि आप स्थिर नहीं हैं और आपने मिस को और भी अधिक चोट पहुंचाई है? वांग मैनमैन कहना चाहती थी कि उसके हाथ स्थिर हैं, लेकिन जियो येयांग द्वारा उसे गोली मारे जाने का सख्त रुख देखकर उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। दाऊ हुआ पर सावधानीपूर्वक दवा लगाने के बाद गू जियान ने प्रवेश किया। गू जियान की उन्नत आत्माओं को महसूस करते हुए दोनों ने अपना सिर घुमाया। खांसी खांसी, गू जियान ने कुछ खांसी का नाटक किया, फिर शुरू किया, लिंगजी की गुणवत्ता उत्कृष्ट है और पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम शीर्ष पायदान पर है। आप दोनों ने इस बार कड़ी मेहनत की है। यह सुनकर दाहुआ और जियो येयांग के बीच एक मनोरंजक मुस्कान आ गई। दोनों बच्चों को एक मौन मुस्कान साझा करते हुए देखकर गू जियान और भी अधिक निश्चिंत हो गया। इन दो औषधीय सामग्रियों के साथ मैं बहन के लिए एक नया नुस्खा तैयार करना शुरू कर सकता हूँ। इतना कहकर वह जाने को तैयार हो गया। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वह दाहुआ की ओर मुड़ा। आपने पहले बहन के लिए जो औषधीय भोजन तैयार किया था, वह बुरा नहीं था। जब आपको मौका मिले तो अपनी दादी को यहाँ ले आएं। मेरे पास कुछ 100 साल पुराना जिनसेंग है जो कई सदियों पुराना है। आज के लिंगजी और पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम को औषधीय भोजन में स्टू करने के लिए जोड़ने के बाद अगर वो इसे खाएगी तो निश्चित रूप से उसकी दीर्घायु बढ़ेगी। दाओ हुआ ने जोर से सिर हिलाया, जरूर, ड्रैगन बोट फेस्टिवल बस कुछ ही दिनों में है। त्योहार के बाद मैं दादी को लाऊंगा। वह रुकी और फिर बोली, मास्टर, मैंने आपके बारे में इतना बढ़िया जिनसेंग पहले कभी कैसे नहीं सुना। गू जियान ने गुनगुनाया, क्या इस मास्टर को आपको अपने पास मौजूद सभी खजानों के बारे में बताना होगा? दाऊ हुआ चुप हो गया, क्या मैं वह कई सदियों पुराना जिनसेंग देख सकता हूँ? मैंने 100 साल पुराना जिनसेंग देखा है लेकिन इतना पुराना कभी नहीं देखा। जियो येयान को भी अपनी ओर देखते हुए गू जियान ने हम किया, आज मैं तुम दोनों को अपने क्षितिज का विस्तार करने दूंगा। जियो येयांग ने दाओहुआ को हॉल में जाने में मदद की और इसके तुरंत बाद उन्होंने गू जियान को एक लंबे बक्से के साथ आते देखा। दाओहुआ ने बक्से को उत्सुकता से देखा, लेकिन जब उसे खोला गया तो वह कुछ हद तक निराश हो गई और बुदबुदाने लगी, मास्टर, आपके पास जो जिनसेंग है वह उतना अच्छा भी नहीं है जितना मैं वसंत के बाद आपके लिए लाया था। गू जियान ने घूरकर कहा, क्या बकवास है। यह जिनसेंग आपके मालिक के सीने के नीचे से एक खजाना है। क्या आप संभवतः इसके बराबर प्राप्त कर सकते हैं? एकाधिक भी। जब तक यह फट न जाए तब तक अपनी डींगे मत बढ़ाओ। गू जियान के अविश्वास को देखकर दाओहुआ ने अपनी आंखें चौड़ी की, मास्टर, क्या आपने वे जड़ी बूटियां नहीं देखी जो मैं आपके लिए लाया हूं? वे सभी जड़ी बूटियां स्थानिक काली मिट्टी में उगाई गई थी। गू जियान, आप जड़ी बूटी फार्मेसी में जो कुछ भी संग्रहित करते हैं, यह मास्टर उसे कभी नहीं छूता। दाऊ हुआ कुछ अवाक रह गया, वे जड़ी बूटियां थी जो मैंने आपको और दादी को उपहार में दी थी। जैसे ही उसने बात की, उसने वांग मैनमैन को बुलाया, फार्मेसी में जाओ और जिनसेंग का एक टुकड़ा ले आओ। वांग मैनमैन ने सिर हिलाया और फार्मेसी की ओर चला गया और जल्द ही एक बॉक्स लेकर वापस लौटा। मास्टर, आप स्वयं देख लें। क्या मेरा जिनसेंग आपसे ज्यादा बेहतर नहीं है?
गु जियान ने दाओहुआ द्वारा लाए गए जिनसेंग की जांच की और अपने स्वयं के पोषित भंडार पर एक और नजर डाली। अचानक उसे अपना बॉक्स छिपाने की इच्छा महसूस हुई। सौभाग्य से उसका अभिमान मजबूत रहा। कठोर गर्दन रखते हुए उसने पूछा, यह जिनसेंग कहां से आया? यह मुझसे थोड़ा बेहतर लगता है। अपने मालिक को जिद्दी होते देख दाओहुआ को यह काफी मनोरंजक लगा, लेकिन जब उसने जियो येयान की जिज्ञासु नजर को पकड़ा तो उसने तुरंत खुद को शांत किया। क्या मैं हर जगह जड़ी बूटियां इकट्ठा नहीं कर रही हूँ? यह वह है जिसे मैंने हासिल किया है। जियो येयांग ने जिनसेंग उठाया, कुछ कहने ही वाला था कि तभी गु जियान ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। क्या आप जिनसेंग के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? यदि आप इसे नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या आप क्षतिपूर्ति करेंगे? गु जियान को जिनसेंग छीनते देख जियो येयांग ने उसके फटे हुए हाथ पर फूंक मार दी। दाओहुआ को अपने दुर्भाग्य पर हंसते हुए देखकर उसने तुरंत कहा, मेरे पास जिनसेंग नहीं है, लेकिन दाओहुआ के पास है और वह मेरे लिए कवर करेगी। गु जियान ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा, अपनी मदद करो, है ना? जियो येयांग हंसे, बेशक, दाओहुआ और मैं सब कुछ साझा करते हैं। यह सुनकर दाओहुआ ने 2 बार कहा, जियो येयांग, किसने कहा कि हम सब कुछ साझा करते हैं? आपकी त्वचा वास्तव में मोटी है। जियो येयांग, क्या आप कह रहे हैं कि अगर मैंने वास्तव में किसी के जिनसेंग को नुकसान पहुंचाया है तो आप मुझे मुआवजा देने में मदद नहीं करेंगे? दाओहुआ ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपना सिर घुमा लिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जियो येयांग चौड़ी मुस्कुराहट दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। जियो येयांग को मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए देखकर गु जियान को यह दृश्य कुछ हद तक असहनीय लगा। उसने जल्दी से जिनसेंग पकड़ लिया और फार्मेसी में गायब हो गया। वो यह देखने के लिए उत्सुक थे कि उनका छोटा शिष्य उनके लिए कौन सी औषधीय जड़ी बूटियां लाया है। शीर्ष पायदान की जड़ी बूटियों से भरी कई अलमारियां देखकर गु जियान अवाक रह गया, फिर उसने तुरंत अपना माथा पीट लिया। अगर उसने पहले इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल अपनी बहन के लिए किया होता तो अब तक उसकी हालत स्थिर हो गई होती। लेकिन सौभाग्य से बहुत देर नहीं हुई थी। गु जियान लकड़ी के चेहरे के साथ हॉल में लौटा, दाओहुआ की ओर देखा और पूछा, क्या आपने वे सभी जड़ी बूटियां एकत्र की? दाओहुआ ने सिर हिलाया। गु जियान, उन जड़ी बूटियों की गुणवत्ता और उम्र बहुत अधिक है। भविष्य में यदि आपको और जड़ी बूटियां मिलती हैं तो कुछ अतिरिक्त एकत्र करना सुनिश्चित करें। दाओहुआ मुस्कुराई, मास्टर, मुझे पता है। मेरे पास अभी भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, इसलिए उनके साथ कंजूसी न करें। अगर वे खत्म होने वाली हैं तो बस मुझे बताएं और मैं आपके लिए और जड़ी बूटियां लाऊंगा। गु जियान स्पीचलेस, ऐसा लगता है कि उसने एक ऐसे शिष्य को अपने साथ ले लिया है जो अत्यधिक धनवान थी। गु जियान ने उसी रात लिंगजी मशरूम और पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम को संसाधित किया था और अगले दिन उसने दादी गु के लिए नुस्खा बदल दिया था। उस शाम दाओहुआ और जियो येयांग ने देखा कि गु जियान सामान्य दिनों की तुलना में दादी गु के कमरे में कम जाता था। इस बार आपने जो लिंगजी और पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम इकट्ठा किया है वह बेहद प्रभावी है। मेरी बहन द्वारा नई दवा लेने के बाद वह रात में पहले से कहीं अधिक अच्छी नींद सोई। यह देखकर कि गु जियान की भौं अब और नहीं सिकुड़ी, दाओहुआ और जियो येयांग दोनों को राहत महसूस हुई। दाओहुआ, मास्टर, कल मई का 3रा दिन है। हमें वापस जाना चाहिए। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के बाद हम आपसे और दादी से फिर मिलने आएंगे। गु जियान ने सिर हिलाया, यह वास्तव में लौटने का समय है। इस बार आप काफी समय से दूर हैं। अगली बार जब आप आएं तो अपनी दादी को अपने साथ लाना याद रखें। दाओहुआ, ठीक है। नाश्ते के बाद दाओहुआ और जियो येयांग जहाज पर चढ़े और चले गए। जैसे ही दोनों चले गए, डोंगली ने बीजिंग को एक संदेश भेजा। जब से बूढ़ी मैडम बीमार पड़ी, मालिक को लगातार उनकी चिंता सताती रहती थी। वह हर कुछ दिनों में उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे। अब जब 2 गायब सामग्रियां मिल गई थी और नई दवा से बूढ़ी मैडम की हालत में सुधार हो गया था, तो मास्टर के दिमाग को शांत करने का समय आ गया था। गुओ और जियांग परिवारों के आगमन के कारण कई लोग जियो येयांग को करीब से देख रहे थे। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए जियो येयांग ने फिर भी परित्यक्त गोदी के माध्यम से दाओहुआ के साथ निकलने का विकल्प चुना। उतरने के बाद जियो येयांग हमेशा की तरह गाड़ी में दाओहुआ के साथ गए। इस बार हमारे लौटने के बाद क्या आप मैडम गुओ से मिलने जा रहे हैं? दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। जियो येयांग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, क्या आप चाहते हैं कि मैं जाऊं? दाओहुआ ने अपना सिर खिड़की की ओर घुमाया, आप जाएं या न जाएं यह आप पर निर्भर है। वह आपकी चाची है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
जियो येयांग ने हंसते हुए खुद को सहजता से पंखा करने के लिए दाओ हुआ के गुलदाउदी केसी रेशम के पंखे को उठाया। मेरी चाची मेरे बहुत करीब नहीं है, लेकिन मेरे चाचा के प्रति सम्मान के कारण मुझे निश्चित रूप से उनसे मिलना होगा। यह कहते कहते उसकी आंखों में एक दूर चमक दौड़ गई। मुझे यह भी याद नहीं है कि मेरी चचेरी बहन जुएमिंग कैसी दिखती है, लेकिन वे कहते हैं कि एक लड़की बचपन और नारीत्व के बीच 18 बार बदलती है। चूंकि आपने पहले उसकी इतनी प्रशंसा की है, मुझे खुद जाकर देखना होगा कि वह कितनी सुंदर हो गई है। दाओ हुआ ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। चिंता मत करो, तुम निराश नहीं होगे। मैं तुम्हें आश्चर्यजनक सुंदरता का एक और चचेरा भाई पाने के लिए पहले से बधाई दूंगा। दाओ हुआ के खट्टे स्वर को सुनकर जियो येयांग धीरे से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह दाओ हुआ के पास बैठने के लिए करीब आया। यह निश्चित नहीं है। मेरे पास उच्च मानक हैं। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर दाओ हुआ ने झटके से पंखे को पकड़ लिया और जोर जोर से पंखा झलने लगी और खिड़की से बाहर देखते हुए उसे अनदेखा कर दिया। जियो येयांग ने यह देखा और उसे अपनी कोहनी से धक्का दिया और हंसते हुए कहा, मेरे सामने मिस यान जैसी महिलाओं के साथ किसी और के लिए मेरी नजर को पकड़ना मुश्किल है। यह सुनकर दाओ हुआ ने जियो येयांग पर तिरछी नजर डालते हुए कहा, मेरी चापलूसी मत करो। मैं सिर्फ एक छोटे समय के मजिस्ट्रेट की बेटी हूं, जो ड्यूक निवास की बेटियों की तुलना में कुछ भी नहीं है। जियो येयांग ने दाओ हुआ की अभिव्यक्ति को देखा और यह देखकर कि वह मजाक नहीं कर रही थी, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने दाओ हुआ का हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल में कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। दाओ हुआ ने जियो येयांग से दूर जाने की कोशिश करते हुए अपना हाथ हिलाया, लेकिन असफल रही। अंत में उसने खुद को पनखा करते हुए कहा, आपको मेरी स्थिति की परवाह नहीं होगी, लेकिन दूसरों को होगी। शायद इस समय दाओ हुआ सीधा बैठ गया और सीधे जियो येयांग की ओर देख रहा था। शायद एक दिन कोई आपको चुनाव करने के लिए मजबूर करेगा। जियो येयांग की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। उसकी नजर दाओ हुआ पर टिकी हुई थी। वह दिन कभी नहीं आएगा। मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। कुछ लोगों के पास अपने परिवार की इच्छाओं का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वे अपने कबीले से अलग नहीं हो सकते हैं और अपने परिवार द्वारा दी जाने वाली हर चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। दाओ हुआ ने तुरंत पंखे से जियो येयांग का मुंह बंद कर दिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बकवास मत करो। जियो येयांग ने पंखा हटा दिया, दाओ हुआ के शरीर को उसके सामने सीधा किया। यान यी, मैं पुण्य अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं वह बच्चा नहीं हूं जो मैं हुआ करता था। मैं अब किसी को भी अपने जीवन पर शासन नहीं करने दूंगा। दाओ हुआ वास्तव में इस भारी और जटिल विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता था। उसने झट से पंखा हिलाया और यह देखकर कि खिड़की के बाहर और भी लोग थे, उसने तुरंत विषय बदल दिया। हम शहर के गेट के पास होंगे। क्या आपको अब गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए? जियो येयांग ने दाओ हुआ की ओर देखा। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह सीधे तौर पर शादी का प्रस्ताव नहीं रख सकता, तो वह वास्तव में दाओ हुआ के साथ सीधा होना चाहता था और मामले को सुलझाना चाहता था, इसलिए उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होती। इस समय नौकर डी फू की आवाज सुनी जा सकती थी। मास्टर, अब उतरने का समय हो गया है। जवाब में जियो येयांग ने दाओ हुआ की ओर देखते हुए कहा, मैं अब उतरूंगा। अगर कुछ है तो मैं तुम्हारे चौथे भाई से तुम्हें बताऊंगा। दाओ हुआ ने तुरंत पूछा, आपने मेरे चौथे भाई को आपके लिए संदेश देने के लिए सहमत होने के लिए कैसे राजी किया? जियो येयांग ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराया, बेशक, यह मेरे व्यक्तिगत आकर्षण का धन्यवाद है। कौन मेरे जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति का पूरे दिल से कायल नहीं होगा? इतना कहकर वह गाड़ी से कूद गया। दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, आप वास्तव में अपने आप से भरे हुए हैं। आपने मेरे बारे में क्या कहा? इस समय जियो येयांग ने बाहर से पर्दा उठाया और दाओ हुआ के दाहिने पैर को देखने के लिए अपनी गर्दन बढ़ाई। आपको उस पैर की अच्छी देखभाल करने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में बहुत अधिक इधर उधर न घूमे। दाओ हुआ ने स्वीकारोक्ति में हम कहा। जियो येयांग ने कहा, मैं आपके द्वारा बनाई गई जोंगजी खाना चाहता हूं। आपको इस बार मुझे और भेजना होगा। दाओ हुआ, क्या आप वही नहीं हैं जिसने मुझे अपना ख्याल रखने के लिए कहा था? मेरे पास इसे करने के लिए समय कैसे होगा? जियो येयांग एक पल के लिए चुप हो गया। ठीक है, अगर मैं आपके हाथ से बनाया हुआ खाना नहीं खा सकता, तो आपके घर का कुछ खाना भी ठीक है। दाओ हुआ ने बिना किसी हास्य के हंसते हुए कहा, आप वास्तव में उधम मचाते नहीं हैं, क्या आप हैं? जियो येयांग मुस्कुराया, एक बार जब आपका पैर ठीक हो जाएगा, तो आपको मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना पकाकर इसकी भरपाई करनी होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरा ऐसा करने का मन है या नहीं।
वैसे भी मैं इसे खाने का इंतजार कर रहा हूँ। और वैसे तुम्हें इस बार अपने साथ लाए तरबूजों में से कुछ मुझे देने होंगे। तुम्हें देखो, कुछ तरबूजों को लेकर बिल्कुल निराशाजनक व्यवहार कर रहे हो। यह हास्यास्पद है कि तुम इसका उल्लेख करने के लिए इतने उत्सुक हो। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान तरबूज दुर्लभ होते हैं। केवल आपका परिवार ही इन्हें इतनी जल्दी उगा सकता है। क्वोट। गाड़ी के बगल में डेफू ने देखा कि उसका मालिक उतर चुका है और अब मिस यान के साथ बातें कर रहा है। उसने कुछ थके हुए दिल से अपने बगल में वांग मनमन को देखा और बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं वास्तव में नहीं जानता कि किस बारे में बात करनी है। हर बार जब वे अलग होते हैं तो यह हमेशा अंतहीन होता है। वांग मैनमैन ने उसकी ओर देखा, आप नहीं समझे। जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें अलग होना हमेशा कठिन लगेगा। डेफू का दम घुट गया और उसे अपमानित महसूस हुआ। उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और कहा, मैं कैसे नहीं समझता। मास्टर और मिस यान इस समय प्यार की गिरफ्त में हैं और एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहते। यहाँ तक थोड़ी सी जुदाई भी उन्हें एक दूसरे की याद दिलाती है। यही कारण है कि जब भी वे अलविदा कहते हैं तो वे हमेशा हिचकिचाते हैं और अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। यह सुनने के बाद वांग मैनमैन ने जल्दी से इधर उधर देखा और फिर डेफू की ओर देखा। तुम बेकार हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो। अगर यह बात किसी और ने सुन ली तो मेरी पत्नी किसी का सामना कैसे कर सकेगी। डेफू ने अपना मुंह ढक लिया और देखा कि जियो यांग ने उन पर ध्यान नहीं दिया है। तुरंत दया की भीख मांगते हुए कहा, मैडम मनमन, मैं गलत बोल गया। कृपया इसे बीत जाने दें और मिस यान को न बताएं। अगर मिस यान को पता होता तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होती। और यदि वह क्रोधित हो जाए और स्वामी पर ध्यान देना बंद कर दे, तो क्या वह तब भी किसी अच्छे भाग्य की उम्मीद कर सकता है। डेफू के बार बार आश्वासन के बाद वांग मैनमैन की अभिव्यक्ति में धीरे धीरे सुधार हुआ। जियो येयांग ने शहर के गेट को सामने आते देखकर अनिच्छा से गाड़ी का पर्दा हटा दिया और गाड़ी को दूर जाते हुए देखा। यान निवास। मैडम ली ने अपनी बेटी को लंगड़ाते हुए घर जाते देखा और तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। क्या हुआ? दाओ हुआ ने जल्दी से समझाया, माँ चिंता मत करो। जड़ी बूटियां एकत्रित करते समय मेरा टखना मुड़ गया। मैंने पहले ही इस पर दवा लगा दी है और कुछ दिनों में यह ठीक हो जाएगा। मैडम ली ने भौहें चढ़ाई, भले ही आपको जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की जरूरत हो, आपको व्यक्तिगत रूप से जाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि ओल्ड लेडी गू में किसी हर्बल सामग्री की कमी है तो बस मुझे बताएं। यदि हम उन्हें झेंझों में नहीं ढूंढ पाते हैं तो मैं आपके चाचा से अन्य प्रांतों में खोजने के लिए कहूंगा। दाओ हुआ मुस्कुराया, मैंने उन्हें पहले ही पा लिया है। मैं कुछ छोटे पौधे भी उगाने के लिए वापस लाया। यह कहते हुए उसने खुशी से मैडम ली को लिंगजी और ऊनी फूलों को खोजने के बारे में बताया। यह सुनकर मैडम ली मुस्कुराई, आपकी दादी ने अभी पहले ओल्ड लेडी गू की बीमारी का उल्लेख किया था। जाओ और उसे बाद में बताओ और उसका मन भी शांत करो। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, मेरे मालिक ने कहा कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल के बाद वह चाहते हैं कि दादी कुछ दिनों के लिए ताओ हुआ गांव में रहें। वह व्यक्तिगत रूप से औषधीय भोजन तैयार करेंगे जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैडम ली मुस्कुराई, यह अद्भुत है। आपकी दादी और बूढ़ी लेडी गू एक दूसरे का साथ निभा सकती हैं। साथ ही मौसम गर्म होने के साथ आपकी दादी कुछ दिनों के लिए एस्टेट में रहकर खुश होंगी। दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक निमंत्रण पर पड़ी। वह यह पूछे बिना नहीं रह सकी, यह किसका निमंत्रण है? मैडम ली, गुओ परिवार। दाओ हुआ ने निमंत्रण उठाया, उसे देखा और पूछा, क्या गुओ परिवार ने सिर्फ एक भोज का आयोजन नहीं किया था? उनके पास दूसरा क्यों है? मैडम ली, इस बार गवर्नर गुओ हमें ड्रैगन बोट फेस्टिवल में ड्रैगन बोट रेस देखने के लिए निंगमैन पास पर जाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दाओ हुआ को आश्चर्य हुआ, निंगमैन दर्रे पर नदी काफी उबड़ खाबड़ है। वहां ड्रैगन बोट दौड़ाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल। लेकिन यह ठीक इसलिए है क्योंकि यह कठिन है, इसलिए यह इतना दिलचस्प है। मैंने सुना है कि प्रीफेक्चर की सबसे मजबूत ड्रैगन बोट टीमें भाग लेंगी और यहां तक आसपास के प्रीफेक्चर के लोग भी इसमें शामिल होंगे। दाओ हुआ, यह बहुत जीवंत लगता है। मुझे जाना होगा। इसके बाद दाओ हुआ सोनगहे कोर्टयार्ड में ओल्ड लेडी यान को सम्मान देने गया, उसके साथ कुछ देर तक बातचीत की और फिर अपने आंगन में लौट आए। अपने कमरे में वापस दाओ हुआ ने वांग मैनमैन और अन्य लोगों को भेज दिया और कमरे में अकेली रह गई। उसने एकत्र किए गए ऊनी फूल के अंकुर और सड़ी हुई लकड़ी का एक टुकड़ा लिंगजी बीजाणु पाउडर के साथ छिड़ककर अपने स्थान पर रख दिया। उसके खत्म होने के ठीक बाद कमरे के बाहर से वांग मैनमैन की आवाज आई,
मिस सन चांगजे यहाँ है। यह सुनकर दाओहुआ की आंखें चमक उठी, उसे जल्दी से अंदर आने दो। वांग मनमन, भगवान को पता चला कि वह आपका मित्र है और उन्होंने उसे बात करने के लिए सामने के आंगन में आमंत्रित किया है। दाओहुआ, ठीक है, चलो उससे मिलने के लिए सामने के आंगन में चले। सन चांगजे। वांग मैनमैन की सहायता से दाओहुआ ने सामने के आंगन में अपना रास्ता बनाया, जहां इस समय यान वेंशियू लिविंग रूम में बैठा था, सन चांगजे के साथ बातचीत कर रहा था। दाओहुआ को लंगड़ाते हुए देखकर यान वेंशियू उसे बैठने में मदद करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। धीमे चलो, अपने टखने में फिर से मोच मत आना। दाओहुआ ने लापरवाही से कहा, मैं सावधान रह रहा हूं। सन चांगजे की हैरान नजर को देखते हुए उसने समझाया, कुछ दिन पहले जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय मैंने इसमें मोच लगा दी थी। सन चांगजे ने हंसते हुए कहा, मोच वाले टखने की अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिए, अन्यथा इसे ठीक करना मुश्किल है। मिस यान, आपको मास्टर यान की बात सुननी चाहिए। यह जानते हुए कि दाओहुआ विदेशी चीजों के बारे में चिंतित था, वह मुस्कुराया और अपने पीछे अपने कबीले के भाई के हाथों से एक बैग स्वीकार कर लिया। मैं उस बाजार में कई दिनों तक घूमता रहा जहां अक्सर विदेशी लोग जाते हैं और मुझे यह विदेशी भोजन मिला। मुझे यकीन नहीं है कि क्या यह वही है जो मिस यान आप तलाश रही थी। बैग की सामग्री देखकर दाओहुआ का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया, यही वह है जिसकी मुझे तलाश थी। यान वेंशियू ने देखने के लिए झुककर कहा, यह क्या है? दाओहुआ ने बताया, मैंने इसके बारे में विदेशी रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में यात्रा वृत्तांतों में पढ़ा है। ये आलू हैं, जिनका उपयोग मुख्य भोजन के रूप में और व्यंजन के रूप में भी किया जा सकता है। यह सुनकर सन चांगजे तुरंत हंसे, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने हमेशा उन विदेशियों को इसे खाते हुए देखा। बैग को देखते हुए उन्होंने आगे कहा, विदेशी अपने खाने के लिए कुछ रखना चाहते थे, इसलिए मैंने केवल एक छोटा बैग खरीदा। मुझे नहीं पता कि यह पर्याप्त है या नहीं। यदि यह नहीं है, तो अगली बार जब वे उत्तर जाएंगे तो मैं अपने लोगों से और अधिक लाने को कहूंगा। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं है, जो आप रोपण के लिए वापस लाए हैं, उससे मैं अगले साल अनगिनत पौधे उगा सकूंगा। वांग मैनमैन से आलू भंडारण करवाने के बाद वह उसके साथ उत्तर में सन चांगजे के अनुभवों पर चर्चा करती रही। सन चांगजे बचपन से ही उत्तर और दक्षिण के बीच अपने पिता का अनुसरण करते रहे थे। वह चारों ओर के विभिन्न प्रसिद्ध परिदृश्यों, रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में जानता था। न केवल दाओहुआ उस बाहरी दुनिया के लिए उत्सुक था जिसका उसने वर्णन किया था, बल्कि यान वेंशियू भी उसकी कहानियों से मंत्रमुग्ध था। शाम तक ऐसा नहीं हुआ कि यान वेंशियू ने छुट्टी लेने से पहले उसे रात के खाने के लिए रुकने के लिए आमंत्रित किया। उस रात वृद्ध महिला को सम्मान देते समय यान वेंशियू ने दाओहुआ से कहा, यह सन चांगजे, हालांकि अशिक्षित और कुछ हद तक उग्र है, काफी व्यवहारिक है और एक करिश्माई व्यक्तित्व रखती है। दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, वह न केवल अंतर्दृष्टिपूर्ण है, बल्कि बहुत वफादार भी है। पिछली बार जब युआन याओ और मेरा अपहरण कर लिया गया था, तो उसने देखा कि क्या हुआ और उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसका लहजा मुश्किल से उसकी प्रशंसा को छुपा सका। यान वेंशियू ने हंसते हुए कहा, अतीत में मेरे संपर्क सभी रूढ़िवादी विद्वान थे और मेरे मन में अशिक्षितों के प्रति कुछ पूर्वाग्रह थे। सन चांगजे से मिलने के बाद अब मुझे अपनी अज्ञानता का गहरा एहसास होता है, यह महसूस करते हुए कि औपचारिक शिक्षा के बिना भी कोई भी ज्ञानी और गुणी हो सकता है। वे कहते हैं कि हजारों मील की यात्रा करना हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में सुन चांगजे जैसे और भी दोस्त बनाने चाहिए। वह एक पल के लिए रुका। वैसे युआन हुआन और अन्य लोग महीने के चौथे दिन आएंगे। दाओहुआ क्षण भर के लिए अचंभित हो गया, फिर खुशी से उत्तर दिया, क्या युआन याओ भी आ रहा है? यान वेंशियू ने सिर हिलाया, वह आ रही है, और अंकल डोंग और आंटी डोंग भी आएंगे। दाओहुआ के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया, यह अंकल डोंग का झोंगझो के प्रांतीय गवर्नर के रूप में काम करने का आखिरी साल है। बीजिंग लौटने से पहले वह झोंगझो के परिदृश्य को और अधिक देखना चाहते हैं। यह सुनकर दाओहुआ का मूड उदास हो गया, इस साल जिंगवान बीजिंग गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह कभी वापस आएगी। अगले साल युआन याओ भी चली जाएगी। यान वेंशियू ने हंसते हुए कहा, एक बार जब वे बीजिंग में होंगे तो हमें भी किसी दिन वहां जाने का मौका मिल सकता है। अगर हम नहीं भी जा सकते तो भी एक दूसरे को फिर से देखने के अवसर हमेशा रहेंगे। दाओहुआ ने उदासीनता से सिर हिलाया। बीजिंग ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान हर घर दोस्तों और परिचितों, विशेषकर कुलीन परिवारों के साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए त्योहार के उपहार तैयार कर रहा था, जो और भी अधिक सतर्क थे।
कुछ लोग जो अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित थे, उन्होंने अपने उपहारों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी भर दी। इस समय फोर सीजन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शॉप अचानक हिट हो गई। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि दुकान में साल के जल्दी पकने वाले तरबूजों का नया बैच था। बीजिंग में जल्दी पकने वाले तरबूज असामान्य नहीं थे, लेकिन फोर सीजन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शॉप ने दो कारणों से इतनी जल्दी अपना नाम बना लिया। सबसे पहले, बेचे गए तरबूज वास्तव में अच्छे, रसीले, स्वादिष्ट और आकर्षक फल सुगंध वाले थे। दुकान के सामने आधे अधूरे तरबूज को देखना ही मुंह में पानी लाने के लिए काफी था। और दूसरा, इसकी खरीद सीमा नीति थी, जिसने त्योहार के उपहार के रूप में तरबूज खरीदने के इच्छुक गणमान्य व्यक्तियों को निराशा से भर दिया। कुछ लोग जो दबंग होने के आदी थे, उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की, लेकिन दुकान के बटलर को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने साहसपूर्वक घोषणा की, हमारी दुकान जो कुछ भी बेचती है वह तांग्यू पर्वत पर फोर सीजन्स मैनर द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगर कोई परेशानी पैदा करना चाहता है, तो उनके लिए अच्छा होगा कि वे आने से पहले ठीक से पूछताछ कर ल। तांग्यू माउंटेन फोर सीजन्स मैनर। शायद हर कोई फोर सीजन्स मैनर के बारे में नहीं जानता, लेकिन बीजिंग के लोगों के लिए तांग्यू पर्वत व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। यह वह जगह है जहां सभी शाही रिश्तेदारों और कुलीन अधिकारियों की संपत्ति होती है। उस पल किसी ने भी जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से एक दिन पहले प्रिंस रूई मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दुकान में दाखिल हुए। खाली दुकान देखकर प्रिंस रूई अपने गाल चिकोटी काटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। यह सबसे व्यस्त दुकान थी जिसे उसने कभी देखा था, और अभी दोपहर भी नहीं हुई थी, लेकिन सब कुछ पहले ही बिक चुका था। आदरणीय महोदय, हमारी दुकान आज के लिए बंद है। क्या आप कृपया कल जल्दी आएंगे? जियाओलियू ने कमर झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। प्रिंस रूई ने जियाओलियू पर नजर डाली और अचानक कहा, मैं तुम्हारे मालिक को जानता हूं। इस बारे में क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी असली पहचान उजागर नहीं करूंगा। कल ड्रैगन बोट फेस्टिवल है और मुझे उपहार देने की जरूरत है। मेरे लिए लगभग 10 बड़े तरबूज और मौसमी सब्जियों की कुछ टोकरियां तैयार करो और मैं तुम्हारा रहस्य रखूंगा। इस दुकान में बिकने वाली सब्जियां असाधारण हैं। जब से दुकान ने उन्हें बेचना शुरू किया, वह हर दिन लोगों को खरीदने के लिए भेज रहा था। इस दुकान की सब्जियों का आदी होने के बाद उसने पाया कि अन्य सब्जियों का स्वाद उतना अच्छा नहीं था। जियाओलियू ने प्रिंस रूई की ओर देखा, जो बिना अपनी अभिव्यक्ति बदले बेशर्मी से झूठ बोल रहा था, और कठिनाई से कहा, महामहिम, कृपया इसे मेरे लिए कठिन न बनाएं। दुकान के नियम मालिक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और मैं वास्तव में इससे सहमत नहीं हो सकता। प्रिंस रूई के चेहरे पर असंतोष देखकर जियाओलियू ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, यदि महामहिम वास्तव में हमारे उत्पादों का आनंद लेते हैं, तो कुछ बीज क्यों नहीं खरीदते और उन्हें स्वयं उगाते? इस तरह यह अधिक सुविधाजनक होगा। प्रिंस रूई ने छुपाने में मुश्किल झुंझलाहट के साथ जियाओलियू की ओर देखा, मैं उन्हें अभी खाना चाहता हूं, और फिर भी आप मुझे अपना खुद का उगाने के लिए कह रहे हैं। जब तक वे बड़े हो जाएंगे, कौन जानता है कि वो कब होगा? क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं? जियाओलियू तुरंत झुक गया और बहुत माफी मांगी, लेकिन वहां कोई तरबूज या सब्जियां नहीं थी। प्रिंस रूई ने निराश होकर जियाओलियू की ओर देखा। अपने पीछे के लोगों को ध्यान में रखते हुए वह इस बटलर के सामने कुछ हद तक शक्तिहीन महसूस करता था। जियाओलियू ने प्रिंस रूई पर नजर डाली और पड़ोसी स्टोर से बीज बेचना नहीं भूला। सम्मानित महोदय, वास्तव में हमारे बीज असाधारण रूप से अच्छे हैं, बड़े और उच्च पैदावार के साथ। यदि आप अभी तरबूज के बीज खरीदते हैं, तो अगले साल तक आपके पास जितने चाहें उतने होंगे। और जहां तक के बीजों की बात है, ऐसी किस्में हैं जिनकी कटाई साल में कई बार की जा सकती है। यदि आप उन्हें अभी खरीदते हैं, तो आप उन्हें कुछ महीनों में अपनी मेज पर परोस सकते हैं। यह देखकर कि जियाओलियू झुकने वाला नहीं है, प्रिंस रूई बकवास से थक गया, गुस्से में आ गया और दुकान छोड़कर चला गया। दुकान के बाहर कई लोग देख रहे थे। प्रिंस रूई को भी बिना सफलता के जाते हुए देखकर वे फोर सीजन फलों और सब्जियों की दुकान को कम आंकने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक थे। प्रिंस रूई ने सीधे जाने का इरादा किया था, लेकिन अपनी गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने देखा कि पड़ोसी फोर सीजन्स सीड स्टोर में लोगों की भीड़ थी और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन देखने के लिए वहां गए। आदरणीय महोदय, क्या आप यहां बीज खरीदने के लिए आए हैं? यदि हाँ, तो कृपया लाइन में लग जाएं। प्रिंस रूई ने सामने लगी लंबी लाइन को देखा और अपने निजी हिजड़े शुनजी से पूछा, क्या यह बीज भंडार भी इतना अच्छा व्यवसाय करता है? शुनजी ने सिर हिलाया, यहाँ बेचे जाने वाले बीजों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से दूसरों से बेहतर है और उनकी कीमत उचित है।
इसके अलावा फोर सीजन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शॉप में प्रदर्शन पर नमूने हैं, जिसने बीज खरीदने के लिए और भी अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया है। मास्टर, क्या आपने नहीं बताया कि हमारी रसोई का काला चावल दलिया कितना स्वादिष्ट था? यह मैं ही था जिसने इसे उस दुकान से खरीदा था। प्रिंसेस कंसोर्ट को इसके बारे में पता चलने के बाद उन्होंने विशेष रूप से किसी को उन्हें उगाने के लिए बीजों का एक बैच खरीदने के लिए कहा था। हमारे परिवार के पास बहुत सारी जमीन है, हम और अधिक खरीदना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से बीज कम पड़ गए। प्रिंस रूई की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा जब उन्होंने लोगों को बीज की दुकान में प्रवेश करते और निकलते देखा, जिनमें से कई हर जगह से व्यापारी थे, और बुदबुदाया, क्या मेरा शाही भाई इन अनाज किस्मों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? कुछ देर तक बीज की दुकान पर ग्राहकों की आमद देखने के बाद प्रिंस रूई अपनी गाड़ी में चढ़ गए। आइए इंपीरियल पैलेस चलें। इंपीरियल पैलेस। डोंगली से एक पत्र प्राप्त करने के बाद सम्राट को यह सुनकर राहत मिली कि 2 लापता औषधीय जड़ी बूटियां मिल गई हैं और ग्रैनी गू की स्थिति में सुधार हुआ है। ये यांग और यान परिवार की बड़ी बेटी के बारे में पढ़कर कि वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए गहरे पहाड़ों में जा रही थी, और कैसे वह एक जहरीले सांप के हमले से बाल बाल बच गई, एक चट्टान से गिरकर वो कुछ हद तक भावुक हो गया। ये यांग मेरा अपना पोता हो सकता है, लेकिन यान झिगाओ की इस सबसे बड़ी वैध बेटी का वास्तव में हमारे परिवार के साथ गहरा संबंध है। यह सुनकर हिजड़ेन को तुरंत उनके अपहरण का दृश्य याद आ गया और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में उस लड़की को बहुत आशीर्वाद मिला होगा, अन्यथा वह 2 पुराने स्वामियों का सामना कैसे कर सकती थी, और बाद में आपको, महामहिम, उन्हें देखने के लिए भी ले आई। सम्राट ने भी अपहरण के बारे में सोचा और हंसे बिना नहीं रह सका। जब राजकुमार रूई पहुंचे तो उन्होंने सम्राट को इस अच्छे मूड में देखा और तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा, शाही भाई, आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या कोई अच्छी खबर है? मुझे बताओ ताकि मैं खुशी साझा कर सकूं। सम्राट राजकुमार रूई को महत्व देते थे, जो समझदार और मददगार थे और अक्सर उनसे हानिरहित चुटकुले सुनाते थे। आप इतना लापरवाह जीवन जीते हैं और आप अभी भी पर्याप्त रूप से खुश नहीं हैं। अपने आप को देखो, कितना मोटा और संतुष्ट से भरा हुआ है, सम्राट ने चिढ़ाया। प्रिंस रूई ने कुछ क्षणों के लिए मजाक किया और फिर लापरवाही से कहा, यहां जाते समय मैं चांगान स्ट्रीट से गुजरा और 2 विशेष दुकानें देखी। सम्राट ने कहा, ओह। चूंकि प्रिंस रूई को महल के बाहर की नई नई चीजों के बारे में बताना अच्छा लगता था, और वह हमेशा मनोरंजन के लिए सुनते थे और उदासीनता से पूछते थे, इनमें ऐसा क्या खास है? प्रिंस रूई ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों दुकानें खरीद सीमा लागू करती हैं, जो काफी निराशाजनक हो सकती है। सम्राट ने भौहें चढ़ाकर प्रतिवाद किया, खरीद सीमा? यह वास्तव में असामान्य है। हालांकि यह केवल यह दर्शाता है कि उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। प्रिंस रूई ने आगे कहा, लेकिन इससे ग्राहक अनुभव खराब हो जाता है। उस दुकान में जल्दी पकने वाले तरबूज हैं, मैं कुछ खरीदने जा रहा था और इंपीरियल ब्रदर के स्वाद के लिए उन्हें यहां लाने वाला था। सम्राट हंसे, मानो मुझे आपके तरबूज की कमी है। ठीक है, आप एक राजकुमार हैं, दूसरे लोग अपने व्यवसाय में जो भी करना चाहते हैं वह उनकी चिंता का विषय है, हस्तक्षेप न करें, समझे? इस रक्षात्मक स्वर को सुनकर प्रिंस रूई की आंखों में यह हसास चमक उठा कि वे मन ही मन सोच रहे थे, तो ये दोनों दुकानें वास्तव में इंपीरियल ब्रदर की है। राजकुमार इंपीरियल पैलेस से बाहर आया और चांगान स्ट्रीट का चक्कर लगाया। यह देखकर कि 4 सीजन्स सीड स्टोर में अभी भी भीड़ थी, उसके चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपने माथे पर थप्पड़ मारा, आह, यह राजकुमार जानता है कि 4 सीजन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शॉप से और सब्जियां हमेशा कम आपूर्ति में क्यों रहती हैं? शुनजी ने झट से पूछा, मास्टर, ऐसा क्यों है? प्रिंस ने अपने चेहरे पर हसास की झलक दिखाई, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप 4 सीजन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शॉप पर बेचे जाने वाले फल और सब्जियां खाना चाहते हैं? शुनजी ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ, जब से 4 सीजन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शॉप ने तरबूज बेचना शुरू किया है, वे हर सुबह हर किसी के लिए मुफ्त में चखने के लिए एक तरबूज काटते हैं। मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक टुकड़ा मिला, और अब स्वाद के बारे में सोचकर भी मेरे मुंह में पानी आ जाता है। राजकुमार ने आगे कहा, लेकिन क्या होगा यदि आप उनके फल और सब्जियां नहीं खरीद सकते क्योंकि हर दिन केवल इतना ही उपलब्ध है? तब आप क्या करेंगे? बिना सोचे समझे शुनजी ने कहा, रुको, और फिर अगले दिन जल्दी आकर लाइन में लगो और खरीदारी करो। राजकुमार ने शुनजी पर निराशा की दृष्टि डाली, भले ही आप जल्दी आए, केवल कुछ ही लोग कुछ खरीद पाएंगे। उसने 4 सीजन्स सीड स्टोर की ओर नजर घुमाते हुए कहा, यदि आप तैयार चीजें नहीं खरीद सकते हैं, तो आप खुद उगाने के लिए कुछ बीज खरीदकर अगली सबसे अच्छी चीज पर समझौता कर सकते हैं।
कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे अच्छे बीजों की कीमत इतनी कम है। मेरा शाही भाई अप्रत्यक्ष रूप से सभी को बीज खरीदने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। यह कहने के बाद उन्होंने प्रशंसा की दृष्टि दिखाई। सम्राट वास्तव में लोगों के हितों को ध्यान में रखते हैं। खुद की मदद करने में असमर्थ शुनजी ने पूछा, यदि सम्राट सीधे तौर पर कोई आदेश जारी न करने के लिए बीजों को बढ़ावा देना चाहता है, तो क्या यह तेज नहीं होगा? राजकुमार का गला रुंध गया और वह रुक गया, यह महसूस करते हुए कि हाँ, एक डिक्री जारी करना तेज होगा। इतनी परेशानी क्यों झेलें? कोट डॉट 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 शायद मेरा शाही भाई दुकान चलाने का आनंद अनुभव करना चाहता है, या शायद वह देखना चाहता है कि लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। निंगमैन प्रांत। मई के चौथे दिन की दोपहर को प्रांतीय गवर्नर डोंग और मैडम डोंग पूरे सुपरिवार के साथ डोंग युवानेक्सुआन और डोंग युवानयाओ को यान परिवार में ले आए। सुपरिवार के आगमन से मैडम ली प्रसन्न हुई। हालांकि सुपरिवार ने पहले ही इस रिश्ते को स्वीकार करने की इच्छा दिखाई थी, लेकिन जब तक शादी की पुष्टि नहीं हो गई, मैडम ली का दिल शांत नहीं था। सुपरिवार की यह यात्रा मास्टर और सुपरिवार के बुजुर्गों के लिए युवा बेटे की शादी पर चर्चा करने का एक आदर्श अवसर था। मैडम ली गर्मजोशी से मैडम डोंग और सू फैमिली एल्डर की पत्नी को दादी के आंगन की ओर ले गई। उनके पीछे दाओहुआ ने उत्साहपूर्वक डोंग युवानयाओ और सू शियू को लिया। मुझे वास्तव में इस साल आपके साथ ड्रैगन बोट फेस्टिवल बिताने की उम्मीद नहीं थी, डोंग युवानयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब मेरे बड़े भाई का धन्यवाद है कि हम आ सके। उन्होंने मेरे माता पिता को दृढ़ता से आने के लिए राजी किया, यह कहते हुए कि एक बार जब हम राजधानी लौटेंगे, तो झोंकझोंक जाने की संभावना कम होगी और हमें और अधिक देखने का अवसर लेना चाहिए। दाओहुआ सहमत हुए, यह समझ में आता है। सू शियू ने दाओहुआ के पैर पर नजर डाली और पूछा, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैं जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों पर गया था और गलती से मोच आ गई। डोंग युवानयाओ ने तुरंत पूछा, मुझे आशा है कि इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है। दाओहुआ, नहीं, कुछ दिनों का आराम और यह ठीक हो जाएगा। जल्द ही सभी लोग सोनगे प्रांगण में पहुंचे। बूढ़ी मैडम यान मैडम डोंग और सू फैमिली एल्डर की पत्नी के साथ बातचीत करते हुए मुस्कुरा रही थी। जब युवा पीढ़ी अभिवादन करने के लिए आगे आई, तो उसने प्यार से सू शियू को बातचीत के लिए खींच लिया और उसे उत्तम गर्म जेड का एक टुकड़ा भी दिया। यह देखकर डोंग युवानयाओ ने तुरंत दाओहुआ की आस्तीन खींची, तुम्हारी दादी शियू के लिए इतनी अच्छी क्यों है? दाओहुआ ने सू परिवार के बुजुर्ग की पत्नी पर नजर डाली, जो मुस्कुरा रही थी और शियू को गर्म जेड स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। आश्वासन की भावना के साथ वह फुसफुसाए, मेरा चौथा भाई सिस्टर सू को पसंद करता है। डोंग युवानयाओ की आंखें चौड़ी हो गईं, और फिर हसास की दृष्टि से उसने कहा, मैं सोच रही थी कि यानफोर्थ ब्रदर शियू के पक्ष में क्यों जा रहा था। हालांकि वह अचानक वाक्य के बीच में रुक गई। उसके अधूरे शब्दों को समझते हुए दाओहुआ ने यान परिवार और सू परिवार के बीच महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण कभी भी उपपत्नी नहीं लेने के अपने चौथे भाई के इरादे का उल्लेख किया। यह सुनने के बाद डोंग युवानयाओ ने ईर्ष्या से कहा, यानफोर्थ ब्रदर शियू को बहुत महत्व देता है, वह वास्तव में भाग्यशाली है। दाओहुआ मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया, आप भविष्य में भी एक सज्जन व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको पसंद है। डोंग युवानयाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी कड़वी हो गई, मुझे डर है कि मुझे ऐसी किस्मत नहीं मिलेगी। उसने अपना सिर हिलाया, इसे भूल जाओ, चलो इस बारे में बात न करें। चलो कुछ और बात करते हैं। वैसे क्या जियान परिवार और गुओ परिवार ने निंगमैन प्रांत में रहते हुए कोई परेशानी पैदा की थी? दाओहुआ ने हल्के ढंग से कहा, प्रत्येक परिवार ने एक भोज का आयोजन किया और थोड़ी गुप्त प्रतियोगिता हुई, लेकिन इसके अलावा यह शांत था। डोंग युवानयाओ ने पूछा, मैंने सुना है कि महल की एक आया के साथ आपका सार्वजनिक टकराव हुआ था, क्या यह सच है? दाओहुआ ने सिर हिलाया और संक्षेप में घटना के बारे में बताया। डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ की ओर प्रशंसा करते हुए देखा, आप काफी साहसी हैं। लेकिन आपने सही काम किया। नानी जिया जैसे लोगों को अधिकार के नाम पर दूसरों को धमकाना पसंद है, और यदि आप उसके खिलाफ खड़े नहीं होते हैं, तो वह आपको फिर से धमकाएगी। बस सावधान रहें, महल के लोग बहुत चालाक और दुर्भावनापूर्ण हैं। सावधान रहें कि वह आपको किसी योजना में नहीं फंसाती है। दाओहुआ ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, उसे मौका नहीं मिलेगा। दाओहुआ के आत्मविश्वास को देखकर डोंग युवानयाओ ने तुरंत जियो येयान के बारे में सोचा। जबकि छोटा राजकुमार दाओहुआ के बारे में इतना चिंतित था, वह दूसरों को उसे धमकाने की अनुमति कैसे दे सकता था? वह निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से उस नानी जिया को सबक सिखाएगा। इसके बारे में सोचते हुए डोंग युवानयाओ हंसने और अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी।
वह सचमुच बहुत अधिक चिंता कर रही थी। अचानक उसकी आंख के कोने से उसने देखा कि मैडम यान के नेतृत्व में सु शियू शर्मीले चेहरे के साथ जवाब दे रही थी और डोंग युवानयाओ को ईर्ष्या की भावना महसूस हुई। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ऐसा लगा कि यान वेनकाई बहुत पहले से ही शियू की रक्षा कर रहा था, और छोटा राजकुमार भी वही था जो हमेशा खुले तौर पर यी के लिए विशेष स्नेह दिखाता था। इस तरह से पोषित और संरक्षित होना एक बहुत अच्छा एहसास होना चाहिए, है ना? मई के 5वें दिन, क्योंकि वे ड्रैगन बोट रेस देखने के लिए निंगमैन पास जा रहे थे, दाओ हुआ और अन्य लोग जल्दी उठ गए। वे सुबह सुबह एक घोड़ा गाड़ी में निंगमैन दर्रे के लिए निकले। जब समूह पहुंचा तो ड्रैगन बोट रेस देखने का डेक पहले से ही कई लोगों से भरा हुआ था। यान झिगाओ, प्रांतीय गवर्नर डोंग और श्री सू थर्ट, यान विंग सियू, डोंग युवानिक्सुआन और अन्य लोगों के साथ पुरुष वर्ग में गए। मैडम ली, श्रीमती डोंग और श्रीमती सू द थर्ड के साथ मिलकर लड़कियों को महिला वर्ग में ले गईं। उनके बैठने के कुछ ही समय बाद गुओ परिवार और जियांग परिवार एक के बाद एक आए। हर कोई एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए खड़ा हुआ और दोबारा बैठने से पहले एक दूसरे का अभिवादन किया। डोंग युवानयाओ ने गुओ जुएमिंग पर नजर डाली और दाओ हुआ और सू शियू से फुसफुसाए, यह गुओ जुएमिंग जियांग वानिंग की तुलना में खुद को बेहतर तरीके से संचालित करना जानता है। दाओ हुआ ने बिना कोई टिप्पणी किए सिर हिलाया। जियांग वानिंग की अलग थलगता के विपरीत गुओ जुएमिंग गर्म और स्वाभाविक थी, फिर भी उसका व्यवहार उचित और उपयुक्त था और महिलाओं द्वारा उसे बहुत पसंद किया जाता था। देखिए, आते ही विभिन्न परिवारों की बेटियों ने उन्हें घेर लिया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी भी स्थिति में हर किसी का ख्याल रख सकता है। डोंग युवानयाओ उसकी प्रशंसा करता था लेकिन उसके साथ बहुत गहराई से जुड़ना नहीं चाहता था। सू शियू ने भी कोई टिप्पणी नहीं की, केवल मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने सुना है कि लिटिल प्रिंस ने अब तक मैडम गुओ और मैडम जियांग से मुलाकात नहीं की है। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, शायद वह व्यस्त रहा होगा। जैसे ही उसने बात की, डोंग युवानयाओ और सू शियू ने एक दूसरे पर जानने वाली नजर डाली। छोटा राजकुमार वास्तव में व्यस्त हो सकता है, लेकिन उन्हें एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि वह मैडम गुओ और मैडम जियांग से मिलने के लिए बहुत व्यस्त था। शैतान के बारे में बोलो और वो प्रकट होगा। उनके बोलने के तुरंत बाद जियो येयांग, यान वेंटाओ और यान वेंकाई के साथ टावरों के नीचे दिखाई दिए। येयांग यहाँ है। जियो येयांग को देखकर गवर्नर गुओ बहुत खुश हुए। हंसते हुए उन्होंने यान झिगाओ को नीचे दिए गए 3 आंकड़े बताए। महिलाओं ने हलचल सुनी और सभी टॉवर के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगी। गुओ जुएमिंग भी उस दिशा में झांकने से खुद को रोक नहीं सकी। जल्द ही सीढ़ियों पर 3 व्यक्तियों की छाया दिखाई दी। सुंदर और राजसी जियो येयांग, उज्ज्वल और धूप वाले यान वेंकाई और शांत और मितभाषी यान वेंटाओ को नीचे से चढ़ते देख महिलाओं के दिल धड़क उठे और कुछ अधिक शर्मीले लोग तो शर्मा भी गए। डोंग युवानयाओ ने दाओ हुआ को उकसाया, मुझे लगता है कि लिटिल प्रिंस और आपके 2 भाई अब थोड़े अलग लग रहे हैं। दाओ हुआ हैरान था, किस तरह से अलग? डोंग युवानयाओ ने एक पल के लिए सोचा, उन्होंने अपनी युवावस्था को त्याग दिया है, संकल्प और संयम का स्पर्श जोड़ा है और अधिक आकर्षक बन गए हैं। दाओ हुआ ने 3 लोगों को ध्यान से देखा और जितना अधिक उसने देखा, उतना ही वे डोंग युवानयाओ के विवरण में फिट होते दिखे। कुछ सोचने के बाद वह सू शियू की ओर देखकर मुस्कुराई, सिस्टर सू, क्या आपको नहीं लगता कि मेरा चौथा भाई और भी भरोसेमंद हो गया है? सू शियू ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई लेकिन बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दी। जियो येयांग, यान वेंताओ और यान वेनकाई ने पुरुष वर्ग का अभिवादन किया और फिर महिला वर्ग में आए। येयांग दोनों मैडमों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। जियो येयांग को मैडम गुओ और मैडम जियांग दोनों को एक साथ अभिवादन करते देखकर दाओ हुआ अंदर ही अंदर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वह सचमुच धूर्त था, इस तरह उन्होंने किसी भी पक्ष के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया। हालांकि मैडम जियांग जियो येयांग के पहले न आने से खुश नहीं थी, लेकिन कई दर्शकों को देखते हुए वह चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी और केवल मुस्कुराई और उसे उठने के लिए कहा। मैडम गुओ की मुस्कान कहीं अधिक अधिक वास्तविक थी। आखिरकार जियो येयांग से उसकी पिछली अपेक्षाएं बहुत कम थी, लेकिन अब अपने भतीजे को इतना प्रभावशाली देखकर वह वास्तव में आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी, जो बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करने के लिए पर्याप्त थी। मैडम गुओ और मैडम जियांग को सम्मान देने के बाद जियो येयांग तुरंत नहीं गए, बल्कि मैडम ली, मैडम डोंग और मैडम सू की ओर मुड़े और उन्हें भी अपना सम्मान दिया। एक बार जब वह समाप्त हो गया तो मैडम गुओ ने हंसते हुए कहा, येयांग, आओ और अपने चचेरे भाई जुएमिंग का स्वागत करो। तुम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए काफी साल हो गए हैं। गुओ जुएमिंग उचित रूप से उज्ज्वल मुस्कान के साथ आगे बढ़े, आपको नमस्कार चचेरे भाई।
जियो यांग ने गुओ जुएमिंग पर नजर डाली और फिर तुरंत अपनी नजरें हटा ली, यह सोचकर कि दाओ हुआ ने अतिशयोक्ति की है, जबकि उसकी चचेरी बहन निस्संदेह सुंदर थी, वह शायद ही आकर्षक सुंदरता के वर्णन में फिट बैठती थी। सचमुच उनकी दृष्टि में कमी थी। दाओ हुआ को देखते हुए जियो येआन के होंठ थोड़े मुड़े और उसने मैडम गुओ से कहा, मेरे चाचा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे अब जाना चाहिए। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। यह देखकर सभी महिलाओं को थोड़ी निराशा हुई। जैसे ही जियो येआंग और उसके साथी चले गए, महिलाएं गपशप करने लगी। मैडम गुओ और जियांग, जिन्होंने पहले मैडम ली पर बहुत कम ध्यान दिया था, यह देखने के बाद कि यान वेंताओ और यान वेनकाई जियो येआंग के साथ आए थे, अचानक उनके साथ बातचीत करने में बहुत सक्रिय हो गए। असाधारण यान वेंताओ और यान वेनकाई को देखकर अन्य मैडमों ने भी मैडम ली के साथ गर्मजोशी से बातचीत की, बार बार पूछताछ की कि क्या दोनों की सगाई तय है। सभी मैडमों को इतनी गर्मजोशी से बातचीत करते हुए देखकर सू मैडम थरी, जिन्हें पहले लगा था कि उनकी बेटी को नजरअंदाज किया गया है, को अब राहत का संकेत महसूस हुआ। सौभाग्य से दोनों परिवारों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और उनके बीच मौखिक समझौता हो गया था। कहने की जरूरत नहीं है, युवा वेंकाई को दोबारा देखने पर उसने पाया कि वह उसे और अधिक पसंद करने लगी है। मैडम डोंग ने सू मैडम थरी के चेहरे पर भाव देखे और इसे ध्यान में रखा। उसने यान परिवार और सू परिवार के बीच नियोजित विवाह गठबंधन के बारे में सुना था। यह जानते हुए कि सू शियू से शादी करने के लिए यान परिवार यान वेंकाई को रखेल नहीं रखने देने पर सहमत हो गया था, मैडम डोंग को वास्तव में लगा कि यह एक उत्कृष्ट जोड़ी थी। सू परिवार से विवाह के साथ यान परिवार और भी आगे बढ़ सकता है। निंगमैन प्रीफेक्चर में सभा में भाग लेने के लिए अपने बड़े बेटे के उत्साहपूर्ण अनुनय के बारे में सोचते हुए मैडम डोंग मदद नहीं कर सकी, लेकिन दाओ हुआ पर नजर डाली, जो अपनी बेटी और सू शियू के साथ फुसफुसा रही थी और हंस रही थी। एक अच्छी लड़की फिर भी अपने परिवार के साथ रहना उसके भाग्य में नहीं है। मार्च में बूढ़े मार्क्विस ने एक पत्र लिखा जिसमें झाउडे के मार्क्विस निवास की वैध सबसे बड़ी बेटी के साथ युवानिक सुआन के लिए एक मैच का सुझाव दिया गया, जिसमें पूछा गया कि क्या वे इच्छुक हैं। उसने अपने परिवार और अच्छे दोस्तों से लड़की के बारे में पूछा था। मार्क्विस की बेटी को उपयुक्त समझा गया, उसका रूप, चरित्र और पारिवारिक पृष्ठभूमि सभी युवानिक सुआन से पूरी तरह मेल खाते थे। अपने पति के साथ सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद वे इस मैच से बहुत संतुष्ट हुए और इसके लिए सहमत हो गए। मैडम डोंग ने पुरुषों की ओर देखा, अपने बेटे को युवा मास्टर्स के बीच खड़ा देखा और मन ही मन सोचा कि उनका बेटा और भी बेहतर परिवार की लड़की का हकदार है। जबकि हर कोई जीवंत बातचीत में व्यस्त था, अधिक मेहमान आ गए। दाओ हुआ की परिधीय दृष्टि ने नवागंतुकों की एक झलक पकड़ी और वो थोड़ा रुक गई। क्या आप उन्हें जानते हैं? डोंग युवानयाओं ने दाओ हुआ की अभिव्यक्ति में बदलाव को देखा और उस दिशा में देखा जिस ओर वह देख रही थी। दाओ हुआ ने सिर हिलाया। मुख्य महिला के पति जू जियाओयू कभी मेरे पिता के अधीनस्थ थे, और उनके पीछे की लड़की मैं उनसे पहले भी एक बार मिल चुका हूं। दूसरी ओर मैडम जू मैडम ली को देखकर थोड़ा असहज दिखी। वह मैडम ली की व्यापारिक पृष्ठभूमि को हेय दृष्टि से देखती थी। अब बाद वाला चौथे दर्जे के शाही कमांडेंट की पत्नी बन गया था, जिसे स्वयं सम्राट ने प्रदान किया था, जबकि वह केवल जियाओयू की पत्नी बनकर रह गई थी। मैडम जू को देखकर मैडम ली कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उन्होंने यह नहीं दिखाया। जब मैडम जू ने उसकी ओर देखा तो वह मुस्कुराई और सिर हिलाया, इस प्रकार उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया। अन्य मैडमों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद मैडम जू पिंगजू के प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी के बगल में बैठी, उनके साथ एक अन्य महिला और लगभग 15 या 16 साल की एक लड़की भी थी। मैडम टेंग, यह मेरी बेकार भतीजी कियुन है। मैडम जू ने अपने पास मौजूद लड़की को पिंगजू के प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी से गर्मजोशी से मिलवाया। कियुन, मैडम टेंग का चाय का कप लगभग खाली हो गया है, जाओ और उसके लिए इसे फिर से भर दो। पिंगजू के प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी ने मुस्कुराहट के साथ जू कियुन की जांच की, उसकी आंखें निर्विवाद रूप से चंचलता और निर्णय से भरी थी। जू कियुन को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह जांच से घबरा गई, जैसे कि वह कोई माल हो, और अनिच्छा से नौकर से चायदानी लेकर पिंगजू की ओर से प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी के पास चाय डालने के लिए गई। शायद अत्यधिक तनाव के कारण जू कियुन ने ध्यान नहीं दिया, चायदानी को बहुत अधिक झुका दिया, जिससे चाय बाहर गिर गई। ओ प्यारे! पिंगजू के हाथ से गर्म पानी का छींटा प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी तक पहुंच गया, जिससे वह रोने लगी। आवाज तेज थी और इसने जू कियुन को चौंका दिया, जिसने फिर चायदानी पर अपनी पकड़ खो दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया और झंझनाहट के साथ टूट गया।
चाय ने प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी को पिंग जो के जूते और स्कर्ट से भिगो दिया और जू कियुन की ओर उसकी नजर गुस्से और हताशा से भर गई। मिस जू, आप क्या कर रही हैं? क्या आप ठीक से चाय भी नहीं डाल सकती? जू कियुन ने पिंग जो के प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी को पानी पहुंचने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन गवर्नर ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यहाँ हो रहे हंगामे ने जल्द ही दूसरों का ध्यान खींचा। यहाँ तक दूसरी तरफ के लोगों ने भी शोर सुना और इस दिशा में देखा। जू कियुन जमीन पर गिर गई और अपने ऊपर अजीब निगाहों को महसूस करते हुए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। काश वह बस जमीन में गायब हो जाती। वहां पास में एक ड्रेसिंग रूम है। मैडम टैंग, जाओ अपने कपड़े बदल लो, एक महिला ने जोर से सुझाव दिया। यह सुनकर मैडम टैंग अपनी नौकरानी के सहयोग से शाप देते हुए और कसम खाते हुए घटनास्थल से चली गई। दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ भी स्थिति को सामने आते हुए देख रहे थे। जू कियुन को बिना किसी की मदद के जमीन पर बैठे देखकर उन्होंने तुरंत वांग मनमन की ओर देखा। एक बार जब वांग मनमन ने इशारा पकड़ लिया तो वह जू कियुन के पास पहुंची। मिस, आपकी पोशाक भी गीली है। मेरी युवा मालकिन के पास आपके बदलने के लिए अतिरिक्त कपड़े हैं, कृपया मेरे साथ आओ। जू कियुन ने कृतज्ञता से भरकर वांग मनमन की ओर देखा, जिसने उसकी दुविधा का समाधान पेश किया था और उसकी मदद के लिए उठ खड़ा हुआ। आपकी युवा मालकिन कौन है? वांग मनमन ने दाओ हुआ की ओर देखा। जू कियुन ने उसकी निगाहों का पीछा किया और जब उसने दाओ हुआ को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी हिल गई। वांग मनमन ने कहा, मिस, हर कोई देख रहा है, चलो पहले अपने कपड़े बदल ले। जू कियुन ने सिर हिलाया और वांग मनमन का अनुसरण किया। वांग मनमन द्वारा जू कियुन को ले जाने के बाद मैडम जू और उनके साथ आई महिला आखिरकार सदमे से बाहर आ गई और जल्दबाजी में अपनी अभी भी स्तब्ध नौकरानियों को अपने पीछे आने के लिए बुलाया। डोंग युवानयाओ और सू शियू को अपनी ओर देखते हुए दाओ हुआ ने एक पल के लिए सोचा और फिर चुपचाप यह कहानी साझा की कि वह जू कियुन को कैसे जानती थी। दाओ हुआ की कहानी सुनने के बाद डोंग युवानयाओ और सू शियू दोनों ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। डोंग युवानयाओ ने आह भरते हुए कहा, बड़ी शादी के दिन दूल्हे और एक अन्य महिला ने प्यार के लिए अपनी जान ले ली। मिस जू की इससे बुरी किस्मत नहीं हो सकती थी। सू शियू ने भी आह भरते हुए कहा, मैडम जू अभी भी मेहमानों से मिलने के लिए मिस जू को बाहर ला रही हैं। ऐसा लगता है कि शादी रद्द कर दी गई होगी। निश्चित रूप से इसे बंद करना पड़ा, डोंग युवानयाओ ने उत्तर दिया। एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना जो किसी अन्य महिला के लिए इतना बेताब था कि उसने उसके लिए मरने की कोशिश की, उसके बाद कोई संभवतः एक अच्छा जीवन कैसे जी सकता है? सू शियू ने अपना सिर हिलाया। सगाई टूटने के बाद के दिन जरूरी नहीं कि बेहतर हो। यह कहते हुए उसने दाओ हुआ से नजरें मिलाईं, फिर दोनों ने एक साथ मैडम जू की ओर देखा। इस समय तक मैडम टैंग पहले ही वापस आ चुकी थी, ताजे कपड़े पहने हुए थी और दूसरों से माफी मांगते हुए मुस्कुरा रही थी। जल्द ही वांग मनमन भी जू कियुन के साथ वापस लौटे, अब साफ कपड़े पहने हुए थे। अच्छे कपड़े पहने और सुंदर जू कियुन को देखकर डोंग युवानयाओ और सू शियू उसके प्रति सहानुभूति महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। मैं मिस यान की मदद के लिए बहुत आभारी हूँ, कियुन बेहद आभारी है। जू कियुन ने कृतज्ञतापूर्वक दाओ हुआ की ओर सिर झुकाया। दाओ हुआ शिष्टाचार लौटाने के लिए तुरंत खड़ा हो गया। मिस जू, आप बहुत विनम्र हो रही हैं, यह केवल एक तुच्छ प्रयास था। जू कियुन को अभी भी खड़ा देखकर दाओ हुआ ने मैडम जू के रवैये के बारे में सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैडम जू के साथ वहां कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी भी यहाँ काफी जगह है। अगर मिस जू इच्छुक हैं तो ड्रैगन बोट रेस देखने के लिए हमारे साथ क्यों न आए? जू कियुन ने तुरंत सिर हिलाया, मुझे वह चाहिए, धन्यवाद। दूसरी ओर जू कियुन की मां सुश्री जू सी ने अपनी बेटी को मजिस्ट्रेट और प्रांतीय गवर्नर के परिवारों की लड़कियों के साथ बैठे देखा और थोड़ा राहत महसूस की, क्योंकि उनकी बेटी अब दूसरों की अजीब नजरों का शिकार नहीं थी। जियो येयांग दाओ हुआ पर नजर रख रहा था और यह देखते हुए कि हाल की गड़बड़ी ने उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला है, उसने अपनी नजरें हटा ली और नीचे मुहाना की ओर देखा। इस समय ड्रैगन बोट रेस शुरू हो गई थी, जिसमें 10 से अधिक ड्रैगन नावें नदी की सतह को पार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। जब अधिकारी एकत्र हुए तो वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने से खुद को नहीं रोक सके और इस बार हर कोई अपने परिवार के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आया। तो किसी ने सुझाव दिया कि युवा दूसरों के मूल्यांकन के लिए विषयगत कविताएं लिखें। इस सुझाव को सर्वसम्मत मंजूरी मिली और जल्द ही पुरुषों की ओर से कविता पाठ की आवाजें आने लगी। पुरुषों की ओर से गतिविधियों में हलचल देखकर मैडम गुओ ने सुझाव दिया कि उपस्थित युवतियों को भी कविताएं लिखनी चाहिए। चूंकि यह लड़कियों के लिए अपना चेहरा दिखाने का अवसर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी भी मैडम ने मना नहीं किया।
केवल मैडम ली और मैडम डोंग ने अपनी बेटियों पर विवेकपूर्ण नजर डाली। यह सुनकर कि हर किसी को विपरीत पक्ष के लोगों द्वारा आके जाने के लिए कविताएं लिखनी होंगी, दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ दोनों को तुरंत असहजता महसूस हुई। मैं इस बार अपने आप को बहुत शर्मिंदा करने जा रहा हूं, उसने कहा। दाओ हुआ को निराशा से बड़बड़ाते हुए देखकर सू शियू दबी हुई हंसी के बिना नहीं रह सकी। यह सिर्फ एक विषयगत कविता है, इसमें इतना मुश्किल क्या है? दाओ हुआ ने उस पर दुख भरी नजर डाली। तुम एक शीर्ष छात्रा हो, तुम एक गरीब छात्र की परेशानियों को नहीं समझोगे। डोंग युवानयाओ ने सहमति में पूरे दिल से सिर हिलाया, बिल्कुल। थोड़ा सोचने के बाद सू शियू ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं आप दोनों को उन्हें लिखने में कैसे मदद करूं? यदि समय हो तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। दाओ हुआ और डोंग युयान्याओ की आंखें तुरंत चमक उठी और उन्होंने एक सुर में सिर हिलाया और सू शियू से जल्दी करने का आग्रह किया। जब सू शियू गहरी सोच में थी, कुछ महिलाएं पहले ही खड़ी हो गईं और अपनी कविताएं सुनाना शुरू कर दिया। यह कोई और नहीं बल्कि जियांग वानिंग थी। एक बार जब उन्होंने अपनी कविता समाप्त कर ली तो उन्हें सभी से प्रशंसा मिली। दाओ हुआ ने नजर घुमाई, तुरंत रुचि खो दी और ध्यान से सू शियू पर ध्यान केंद्रित किया। सिस्टर सू, जल्दी करो। आपको खुद से 3 कविताएं लिखनी है और मुझे नहीं पता कि पर्याप्त समय है या नहीं। डोंग युयान्याओ ने कहा, हम अपना पाठ पढ़ने से पहले तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक हर कोई पढ़ना समाप्त न कर ले। हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए। अपने रुमाल को हाथ में लेकर सू शियू ने तुरंत एक कविता तैयार की और तुरंत इसे दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ को फुसफुसा कर सुनाया। उस समय वांग मनमन, जो पास में बैठी थी, ने यान वेनकाई को रास्ते से इशारा करते हुए देखा। उसने अपनी बेटी की ओर देखा और फिर तेजी से मंडप के प्रवेश द्वार की ओर चल दी। जल्द ही वांग मैनमैन वापस आ गई और उसके आगमन पर उसने तुरंत दाओ हुआ को खींच लिया। दाओ हुआ ने देखा, क्या बात है? वांग मैनमैन ने चुपचाप अपने हाथ में मौजूद कागज का टुकड़ा दाओ हुआ को दे दिया। नोट प्राप्त करने पर दाओ हुआ ने तुरंत अपराध बोध से चारों ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई देख नहीं रहा है, और केवल जब उसने देखा कि सभी का ध्यान कविता पढ़ने वाली महिलाओं पर था तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और जल्दी से कागज खोल दिया। नोट पर जोशीली लिखावट देखकर उसके होठों पर तुरंत मुस्कान आ गई और उसने खुशी से सू शियू से कहा, सिस्टर सू, अब आपको मुझे कविता लिखने में मदद करने की जरूरत नहीं है। डोंग युवानयाओ ने उसकी ओर देखा। दाओ हुआ के हाथ से कागज छीनने के लिए आगे बढ़ा, मुझे देखने दो। दाओ हुआ ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। डोंग युयान्याओ ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा कि इसे आपके लिए किसने लिखा है, मुझे देखने की भी परवाह नहीं है। फिर उसने सू शियू के साथ पिछली कविता पर चर्चा जारी रखी। मुस्कुराते हुए दाओ हुआ ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और नोट से कविता तुरंत याद कर ली। बहुत दूर नहीं, गुओ जुएमिंग ने अन्य युवा महिलाओं के साथ ध्यान आकर्षित करने की होड़ नहीं की, बल्कि चुपचाप सभी को देखने का अवसर लिया। उसने तीनों की सूक्ष्म गतिविधियों पर ध्यान दिया और यान वेनकाई को दाओ हुआ को एक नोट भेजते हुए भी देखा। लेकिन जहां तक वह जानती थी, यान परिवार का चौथा बेटा कविता लिखने में माहिर नहीं था। गुओ जुएमिंग ने यान वेनकाई की ओर देखा, जो जियो येयांग, डोंग युवानेक्सुआन और अन्य लोगों के बगल में खड़ा था। उसकी आंखें थोड़ी घूम रही थी। बाद में जब दाओ हुआ की कविता सुनाने की बारी आई तो गुओ जुएमिंग ने ध्यान से सुना। कविता वास्तव में विषयगत थी, लेकिन उसमें किसी प्रतिभा का अभाव था। हालांकि पंक्तियों में लापरवाही और दुस्साहस यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के व्यक्तित्व के अनुरूप था। यह भाई येयांग द्वारा नहीं लिखा जा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है? यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी को इतनी अच्छी तरह समझने वाला कोई व्यक्ति यान वेनकाई ही होगा। गुओ जुएमिंग ने राहत की सांस ली और अपना ध्यान वापस अन्य युवा महिलाओं की ओर स्थानांतरित कर दिया। यहाँ पर डोंग युवानयाओ ने अपनी कविता समाप्त करने के बाद दाओ हुआ के बगल में बैठकर फुसफुसाया, मैंने आपके लिए एक कविता लिखने के लिए बहुत सारी परेशानी उठाई, लेकिन यह इतनी सरल और साधारण निकली। मैंने सोचा था कि वह आपको रातों रात सनसनी बना देगा। दाओ हुआ, आप क्या जानते हैं? बहुत से लोग जानते हैं कि मैं कविता में कुशल नहीं हूँ। अगर मैंने अचानक एक उत्कृष्ट कृति तैयार की तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं दूसरों को स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि मैंने धोखा दिया है? यह बिल्कुल सही है। डोंग युवानयाओ ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, वह निश्चित रूप से आपको समझता है। जैसे ही वह कुछ और कहने ही वाली थी कि उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना, देखो, ड्रैगन नावेल लगभग समाप्ति रेखा पर है। दाओ हुआ ने तुरंत डोंग युवानयाओ और सू शियू को रेलिंग की ओर खींच लिया और नीचे देखने के लिए अपनी गर्दन झुकाई।
अचानक डोंग युवानयाओ ने उत्साहित होकर दाओ हुआ की बांह पकड़ ली। ये आगे वाली ड्रैगन बोट को देखो, क्या वह सन चांगजे सबसे आगे ढोल बजा रहा है। दाओ हुआ ने तुरंत देखा और फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह सन चांस है। मैंने वास्तव में उससे ड्रैगन बोट रेस में भाग लेने की उम्मीद नहीं की थी। सू शियू ने उत्सुकता से पूछा, सन चांगजे कौन है। डोंग युवानयाओ चुप हो गया। वह मेरा जीवन बचाने वाला दाता है। सू शियू एक पल के लिए रुकी, फिर तुरंत उसकी नजर अग्रणी ड्रैगन नाव पर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, वह बहुत उत्साही दिखता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सू शियू को शब्दों को खोजने के लिए संघर्ष करते हुए देखकर दाओ हुआ भी इसमें शामिल हो गया। थोड़ा जंगली। सू शियू ने उत्सुकता से सिर हिलाया। सही है, थोड़ा जंगली, मैदानी इलाकों में एक अदम्य घोड़े की तरह। डोंग युवानयाओ, मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। दाओ हुआ ने हंसते हुए कहा, यह काफी अच्छा है। वह हमारे आसपास के लोगों से काफी अलग है। तभी दो नौकर अचानक चांदी के जौ का एक संदूक ले आए। दाओ हुआ आश्चर्य की दृष्टि से, यह किस लिए है। डोंग युवानयाओ ने इस पर नजर डाली। इनाम देने के लिए। दाओ हुआ ने भौहें चढ़ाई। इनाम। सू शियू ने समझाया, बाद में जब ड्रैगन बोट टीमें तट पर आती हैं, तो हम सिल्वर जौ को पकड़ सकते हैं और अपनी पसंद की टीम को दे सकते हैं। दाओ हुआ ने उस ओर देखा जहां ड्रैगन नौकाएं रुकेंगी। लोगों को सीधे पुरस्कार क्यों नहीं देते। इसे क्यों फेंको। अगर यह पानी में गिर गया तो क्या होगा। सू शियू ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डोंग युवानयाओ ने ठंडे स्वर में कहा, श्रेष्ठता की भावना का प्रदर्शन करना, जैसे कि वह बाकियों से ऊपर है। कुछ लोगों की नजर में पैसे इधर उधर फेंकना एक बहुत ही प्रतिष्ठित कार्य है। दाओ हुआ ने दूसरों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कई लोगों को उत्सुकता से सिल्वर जौ को पकड़ते हुए और उसे नीचे फेंकने की आशा करते हुए देखकर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह बीमार है। इस समय ड्रैगन बोट टीमें एक एक करके किनारे पर पहुंच रही थी, जिसमें सन चांस की टीम सबसे पहले पहुंची। आमतौर पर डोंग युवानयाओ को लोगों को पुरस्कृत करने के लिए पैसे फेंकने में कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि यह कई जगहों पर देखी जाने वाली प्रथा है। लेकिन सन चांस को वहां खड़े देखकर उसे यह सोचकर बहुत असहज महसूस हुआ कि वह भीड़ द्वारा फेंके गए चांदी के जौ को उठाने के लिए झुक रहा है, या यहां तक उसे वापस पाने के लिए पानी में गोता लगाना पड़ रहा है। ड्रैगन बोट टीमें लगभग सभी किनारे पर हैं। आइए हम सब उन्हें इनाम देने के लिए कुछ चांदी के जौ लें। मैडम गुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। भीड़ ने तुरंत मैडम गुओ की उदारता की प्रशंसा की। तभी डिफू पाउचों से भरी एक ट्रे लेकर आया। देवियों, मेरे मालिक का कहना है कि चांदी की जौ काफी छोटी है और इसे नीचे फेंकने से इसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है, जिससे आपके उदार पुरस्कार बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि सभी के लिए अच्छा होगा कि वे पुरस्कारों को इन थैलियों में डाल दें, जिससे सभी के लिए इसे फेंकना आसान हो जाएगा। इस पर दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ दोनों की आंखें चमक उठी। मैडम गुओ को इस बार जियो येयांग के बारे में अच्छा आभास हुआ और उन्होंने तुरंत हंसते हुए कहा, येयांग ने इस बारे में कितना विचार किया। चलो अपने पुरस्कारों को पाउच में रखें, और अगर कोई इसका आदी नहीं है तो उन्हें पाउच का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। पाउचों को देखकर दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ के मूड में कुछ हद तक सुधार हुआ, लेकिन कई मैडमों को अभी भी नंगे फेंकते हुए देखकर जब नौकरानियां उनके पास चांदी की जौ की पेटी लेकर आईं, तो उन्होंने प्रत्येक थैली को पूरा भरते हुए कई पाउच ले लिए। तुरंत छोटी पेटी का आधा चांदी का जौ खत्म हो गया। सू शियू को उनके कार्यों को देखकर लगा कि यह अनुचित लग रहा है, क्योंकि उनका इतना कुछ लेना दूसरों के लिए बहुत कम बचा है, लेकिन अंत में उसने खुद को भी ऐसा करने के लिए तैयार किया। झू कियुन ने उन तीनों को देखते हुए और फिर पसीने से लथपथ नाव चलाने वालों पर नजर डालते हुए अपनी थैलियां पूरी तरह से भरने का फैसला किया। जल्द ही सभी ने पैसे नीचे फेंकना शुरू कर दिया। पुरुषों की ओर से डेफू ने जियो येयांग से संपर्क किया और चुपचाप उसे दाओ हुआ की हरकतों के बारे में बताया। जियो येयांग ने इसे सुना और उसके मुंह का कोना मुड़ गया, यह जानते हुए कि वह व्यक्ति इस तरह की कार्यवाही को नापसंद करेगा। सभी को चांदी की जौ नीचे फेंकते देख जियो येयांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और हालांकि वह इसे पूरी तरह से मना नहीं कर सका, फिर भी कुल मिलाकर पाउच का उपयोग करना एक बेहतर समाधान था। सभी प्रभुओं को उनके उदार उपहारों के लिए बहुत धन्यवाद। पुरुषों की ओर से अधिकांश ने पस का उपयोग न करने को प्राथमिकता दी, बजाय इसके कि नाविकों को सिर झुकाते, इधर उधर खोजते और सोने और चांदी के जौ उठाने के लिए हाथापाई करते हुए देखें, फिर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उत्सुकतापूर्वक मुस्कुराएं। यह वास्तव में अफसोस की बात है कि इस बार किसी ने हाथापाई शुरू नहीं की। आप नहीं जानते,
पिछली बार लोगों के एक समूह ने सोने की जौ को लेकर लड़ाई की थी। दृश्य काफी शानदार था। जियो यांग ने वक्ता पर उदासीन दृष्टि डाली, यदि यह सज्जन इतने इच्छुक हैं, तो नीचे जाकर हमें एक प्रदर्शन क्यों नहीं देते? यह वास्तव में ज्ञानवर्धक होगा। जिस अधिकारी ने बात की थी वह जियो यांग की उदासीन नजर से इतना चौंक गया था कि वह केवल एक अजीब सी हंसी ही दे सका और जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका। गवर्नर गुओ ने अपने भतीजे को एक वाक्य से भीड़ को चुप कराते देखा और उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ हद तक कठोर माहौल को देखते हुए वह मुस्कुराया और जियो यांग को कंधे पर थपथपाया। तुमने अब मजाक करना सीख लिया है, बच्चे। यह बहुत बुरा है कि तुम अभी तक वहां तक पहुंचे हो। देखो, यह ठंडा हो गया है। इसके साथ ही वह जोर जोर से हंसने लगा। अन्य अधिकारियों ने तुरंत गवर्नर गुओ के नेतृत्व का अनुसरण किया और उस संक्षिप्त अजीब क्षण से आसानी से ध्यान हटा लिया। उसके बाद सभी का व्यवहार बहुत अधिक संयमित हो गया और सोने और चांदी के जौ को टॉवर से नीचे फेंकते समय उन्होंने ज्यादातर उन्हें पस में रख लिया। महिलाएं पुरुषों की ओर देख रही थी और उन्होंने देखा कि पुरुषों ने पस का उपयोग करना शुरू कर दिया है। जिन महिलाओं ने खुले तौर पर पैसे उछाले थे, वे चुपचाप अपने सोने और चांदी के जौ भी पस में रखने लगी। यह देखकर डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ को अपनी कोहनी से धक्का दिया और धीरे से हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो मैंने सोचा होता कि यह तुम ही हो जिसने लिटिल प्रिंस को ऐसा करने के लिए कहा था। दाओहुआ ने कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन अपनी आंखें उठाकर पुरुषों की ओर देखा। उसकी नजर जियो यांग से मिली, जो भी उनकी ओर देख रहा था। उनकी आंखें हवा में गुंथी हुई थी, प्रत्येक एक दूसरे के निहित संदेश को समझ रहा था। अपनी निगाहें हटाते हुए दाओहुआ ने अपना ध्यान नीचे ड्रैगन बोट टीमों की ओर लगाया और डोंग युवानयाओ से कहा, आइए देखें कि किसके पास बेहतर लक्ष्य है। डोंग युवानयाओ ने तुरंत मुस्कुराते हुए अपनी ठुड्डी उठाई, आप चालू हैं। इसके साथ ही उसने अपना पस ऊपर की ओर उछाला और फिर सीधे सन चांगजे पर फेंक दिया। सन चांगजे ने पहले डोंग युवानयाओ और दाओहुआ पर ध्यान दिया था। वह पहले भी ड्रैगन बोट रेस में भाग ले चुका है, जहां अधिकारी पैसे उछालकर अपना मनोरंजन करते थे और वह अधिकारियों को और अधिक पैसा फेंकने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चांदी के लिए दूसरों के साथ हाथापाई करने में प्रसन्न था। लेकिन आज वह झुकना नहीं चाहता था। जैसे ही डोंग युयान्याओ ने अपना पस फेंका, सनचांस तेजी से आगे बढ़ी, फिर हवा में उछली और स्थिर हाथों से पस पकड़ लिया। यह देखकर भीड़ तुरंत चिल्ला उठी, और फेंको और फेंको। प्रोत्साहित होकर डोंग युयान्याओ मुस्कुराया और जल्दी से दूसरा पस नीचे फेंक दिया। सन चांगजे ने हंसते हुए ऊपर देखा और हवा से उड़ते हुए पस को पकड़कर फिर से छलांग लगा दी। सन चांगजे की फुर्तीली और सुंदर हरकतों को देखकर डोंग युवानयाओ को अचानक जोश आ गया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप इसे पकड़ सकते हैं, उसने घोषणा की, और वह एक के बाद एक अपने पस नीचे फेंकने लगी। सुशियु डोंग युयान्याओ को इतनी तेजी से फेंकते देख मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे याद दिलाया, थोड़ा धीमा करो, उसे पकड़ना असंभव मत करो। आखिरकार वह एक जीवन रक्षक था। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, वह इसे संभाल सकता है। सन चांगजे के कौशल बुरे नहीं हैं। दरअसल कुछ ही झटकों और छलांगों में सन चांगजे के हाथ में डोंग युवानयाओ के सभी पस थे। सन चांगजे को विजयी देखकर और अपनी भौहें उसकी ओर उठाते हुए डोंग युवानयाओ ने अपने होंठ भींचे और दाओहुआ की ओर देखा, ये मुझे अपना पस इस्तेमाल करने दो। दाओहुआ मुस्कुराई और अपना पस उसे सौंप दिया। पस लेते हुए डोंग युवानयाओ ने नीचे सन चांगजे पर नजर डाली और पस को फिर से उछाल दिया, इस बार तेजी से और अधिक पेचीदा कोनों से। यह देखकर सन चांगजे के चेहरे पर अभी भी आत्मविश्वास और शांत मुस्कान थी। वह दौड़ा, कूदा, हवा में उछला, गतिविधियों का क्रम निर्बाध रूप से निष्पादित हुआ, और फिर हाथ में पस लेकर तेजी से उतरा। धन्यवाद कुमारी। सन चांगजे ने डोंग युवानयाओ का आभार व्यक्त करने के लिए पस अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही सन चांगजे अपने साथियों के साथ अपनी खुशी साझा करने के लिए मुड़े, डोंग युवानयाओ ने अचानक सुशियु का पस पकड़ लिया और उसे नीचे फेंक दिया। पस इतने अप्रत्याशित रूप से आया कि वह जमीन पर गिरने वाला था। तभी सनचांज ने अपना पैर बाहर निकाला और पस को हवा में उछाल दिया, फिर ऊपर उछला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। यह देखकर डोंग युवानयाओ सन चांगजे की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, आप अपने पैरों पर तेजी से खड़े हो गए हैं। उसकी आंखें अस्वाभाविक प्रशंसा से भर गईं। अन्य महानुभावों को यह तरीका मनोरंजक लगा और उन्होंने भी ऐसा ही करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से नीचे के अन्य लोगों का कौशल सन चांद से मेल नहीं खा सका, और वे आमतौर पर केवल एक या दो पस ही पकड़ने में सफल रहे। अरे, यहाँ पर जवान आदमी, हमारे पास पस भी हैं, और अगर आप उन्हें पकड़ सकते हैं तो वे सभी आपके हैं,
लड़कियों में से एक के पास खड़ी एक नौकरानी ने कहा। जब उसने देखा कि सन चांस हाथापाई में शामिल नहीं हो रही थी, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। सन चांगजे ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे आज पहले ही बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। चलो बाकी बाकी भाइयों पर छोड़ दें। यह कहने के बाद वह ऊपर डोंग युयान्याओ की ओर देखने लगा, फिर खुशी खुशी पस ले लिया और अपने साथियों के साथ सोने और चांदी के जौ को खुशी खुशी बांटने के लिए अपनी ड्रैगन नाव पर लौट आया। क्या बात है, सिर्फ इसलिए कि मिस डोंग के पस में चांदी है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पस में नहीं है। उसने केवल उसका पस ही क्यों पकड़ा? सन चांस को जाते हुए देखकर डोंग युयान्याओ के मुंह का कोना मुस्कुराहट में बदल गया, खासकर जब उसने आसपास के बड़बड़ाहट को सुना तो उसके दिल में एक अलग तरह की भावना फैलने लगी। ड्रैगन बोट रेस देखने के बाद विभिन्न परिवारों की मैड में ऊपर बैठकर बातें करती रही, जबकि कुलीन बेटियां नीचे चली गईं। निंगमैन दर्रे के पास कई जगहें थीं, जहां निचले स्तर पर नदी चैनल झरने बने थे, जो एक मनमोहक दृश्य पेश करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से युवा महिलाएं चूकना नहीं चाहती थीं। खासकर यह देखने के बाद कि पुरुष पक्ष के युवा स्वामी भी इमारत से नीचे आ गए हैं, वे और भी अधिक बेचैन हो गए। दाओ हुआ का पैर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और वह इधर उधर घूमना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने डोंग युवानयाओ और सु शियू से कहा, आगे बढ़ो और आनंद लो। डोंग युवानयाओ ने दाओ हुआ के पैर की ओर देखा और कुछ और नहीं कहा, केवल जवाब दिया, हम आपको उन सुंदर दृश्यों के बारे में बताएंगे जो हम वापस आने पर देखेंगे। दाओ हुआ मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, फिर यान यिहुआन और उसके दो साथियों की ओर देखा और उन्हें चेतावनी दी, केवल दृश्यों का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित न करें, पानी के बहुत करीब न जाने की कोशिश करें। यान यिहुआन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, बड़ी बहन, चिंता मत करो, हम सावधान रहेंगे। जल्द ही सभी लोग चले गए। दाओ हुआ ने जू कियुन को निश्चल बैठे देखा और हंसा, क्या आप यहाँ के दृश्यों को देखने के लिए नीचे नहीं जा रही हैं, मिस जू? जू कियुन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, मैं किसी अन्य लड़की को नहीं जानती, अकेले दृश्यों का आनंद लेना काफी उबाऊ है। दाओ हुआ मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, फिर यह देखते हुए कि अन्य परिवारों की मैडम कभी कभी उनकी ओर देखती थी, उसने जू कियुन को सुझाव दिया, चलो नीचे बैठते हैं। जू कियुन ने सिर हिलाया, जल्दी से अपनी माँ की ओर देखा, और यह देखकर कि वह अपनी तीन चाचियों के पास ठीक से बैठी थी, जू कियुन फिर दाओ हुआ के पीछे पीछे नीचे चली गई। दोनों के चले जाने के बाद मैडम जू सी की मैडम से यह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी कि उनको यान परिवार की सबसे बड़ी मिस के बारे में कब पता चला। जू सी की मैडम ने सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। मैडम जू ने जू सी की मैडम की ओर तिरस्कार पूर्वक देखा, एक माँ के रूप में आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आप अपनी बेटी की कंपनी पर भी ध्यान नहीं देती हैं। आगे बढ़ने से पहले वह एक पल के लिए रुकी। यान परिवार की उस सबसे बड़ी मिस का व्यक्तित्व गौरवपूर्ण है। जब यान के प्रीफेक्चुरल गवर्नर अभी भी काउंटी मजिस्ट्रेट थे, तब उनका और मेरे शियुन के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। हमारे जिंगजो चले जाने के बाद भी उनके मन में अभी भी द्वेष था और वो उस तरह की व्यक्ति थी जो कभी भी चीजों को जाने नहीं देती थी जब वो सही होती थी। जू सी की मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह यान परिवार की सबसे बड़ी मिस के बारे में बहुत सोचती थी। जब उनकी बेटी ने सार्वजनिक रूप से गलतियां की, तो वही थी जो मदद के लिए खड़ी हुई और बाद में उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को अजीब महसूस होगा, उन्होंने सोच समझकर उसे अपने साथ रहने दिया और जब वे बिना किसी साथी के नीचे गए तो उन्हें भी शामिल कर लिया। यह देखकर कि जू सी की मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया, मैडम जू ने और अधिक कहने की इच्छा खो दी और अपना ध्यान पिंगजो के मजिस्ट्रेट की पत्नी की ओर लगाया। उसे केवल दूसरों के साथ बातें करते और हंसते हुए उन्हें अनदेखा करते हुए देखकर मैडम जू को झुंझलाहट महसूस हुई। ऐसे मूर्ख बेटे के साथ उसे आश्चर्य हुआ कि मजिस्ट्रेट की पत्नी किस बात पर इतना गर्व कर रही थी। क्या उसने सचमुच सोचा था कि उनके कियुन को पति नहीं मिल सका? दाओ हुआ और जू कियुन सीढ़ियों से उतरने के बाद पास के जियो मंडप में सीट ढूंढने से पहले ज्यादा दूर नहीं चले। यह देखकर कि जू कियुन कुछ विचलित लग रहा था, दाओ हुआ ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, वह सूंग परिवार के युवक के साथ आपकी सगाई? जू कियुन इस बारे में काफी खुले थे, जब मेरे परिवार ने जूंग बेटे के दुखद प्रेम के बारे में सुना, और चूंकि वह और मैं अभी तक औपचारिक शादी समारोह में नहीं गए थे, तो मेरा परिवार मुझे वापस घर ले आया, और स्वाभाविक रूप से सगाई रद्द कर दी गई। दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका परिवार बहुत अच्छा है। जू कियुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ, मेरी खुशी की खातिर मेरी माँ और भाई कबीले की आपत्तियों के खिलाफ गए और मुझे घर वापस ले आए। दाओ हुआ, तो फिर आज आपकी यात्रा यहाँ है।
झू कियुन ने कड़वी मुस्कान दिखाते हुए कहा, सगाई रद्द करना हमारे कबीले की बहनों की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। बड़े बुजुर्ग मेरी जल्दी शादी कराने के लिए उत्सुक हैं। आज मेरी तीसरी चाची मुझे संभावित प्रेमी देखने के लिए यहाँ ले आईं। दाव हुआ, किसको देख रहे हो? वहां पर प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी। झू कियुन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दाव हुआ एक पल के लिए चुप रहा और अंत में बोला, उस मैडम के साथ मिलना बहुत आसान नहीं लगता। झू कियुन ने दूर तक देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य था। उसके साथ रहने में कठिनाई कौन है, मुख्य मुद्दा यह है कि उनका बेटा मूर्ख है। उसने खोई हुई अभिव्यक्ति के साथ दाव हुआ की ओर देखा। मिस यान, क्या आपको लगता है कि अगर मैंने जून बेटे के दुखद प्रेम को तब सहन किया होता तो शायद अब मेरा जीवन आसान होता? दाव हुआ ने झू कियुन की ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अपने आप को शांत करते हुए झू कियुन ने क्षमा प्रार्थी मुस्कान देते हुए कहा, मिस यान, मुझे क्षमा करें, मुझे इन निराशाजनक मामलों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। दाव हुआ ने अपना सिर हिलाया और उसे सांत्वना दिए बिना नहीं रह सकी। यदि आपका परिवार आपको सगाई तोड़ने के लिए तैयार है, तो वे निश्चित रूप से आपको किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जो आपको पसंद नहीं है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। झू कियुन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान देते हुए कहा, मेरी माँ और भाई निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कबीले के लोग सहमत नहीं होंगे। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता, मुझे अपने भाई के बारे में भी सोचना होगा। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार में केवल एक पुरुष उत्तराधिकारी था, उसका भाई। भविष्य में उन्हें निश्चित रूप से कबीले के समर्थन की आवश्यकता होगी, इसलिए वह उन्हें बहुत अधिक नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। झू परिवार के मामलों से परिचित नहीं होने के कारण दाव हुआ को नहीं पता था कि और क्या कहना है। मंडप शांत हो गया था और तभी दूर से तेज हंसी सुनाई दे रही थी। दाव हुआ ने आवाज की ओर देखा और भीड़ जमा होती देखी। वह यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, क्या हम भी चलकर देखेंगे? झू कियुन ने दाव हुआ के पैर की ओर देखा, मैं ठीक हूं, लेकिन मिस यान, आपका पैर, क्या आप संभाल सकती हैं? दाव हुआ, अगर हम धीरे धीरे चलें तो ठीक है। जल्द ही दोनों भीड़ में शामिल हो गए और उन्हें पता चला कि नदी घाटी के दोनों किनारों पर लोग पहाड़ी गीतों की युगलबंदी में व्यस्त थे। दाव हुआ की उत्सुक अभिव्यक्ति को देखकर झू कियुन ने मुस्कुराते हुए समझाया, यह कुछ पर्वतीय निवासियों के बीच एक प्रथा है। जो हमें साहसिक लग सकता है, वह वास्तव में उनके लिए एक परिष्कृत और दिलचस्प घटना है। कई किस्मत वाले युवा पुरुष और महिलाएं अपना जीवन साथी भी इसी तरह ढूंढते हैं। दाव हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। गायन एक प्रतिभा है और यह वास्तविक कौशल के माध्यम से एक जीवन साथी ढूंढने जैसा है। झू कियुन टिप्पणी पर धीरे से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। बड़ी बहन, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? क्या यी हुआन और अन्य लोग आपके साथ नहीं हैं? यान वेंजी भीड़ से बाहर निकले। यान वेंजी को देखकर दाव हुआ कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने पैरों के साथ सहज नहीं हूं, इसलिए मैंने उनके साथ नहीं रखा। लेकिन तुम्हारा क्या, दूसरे भाई? आप सबसे बड़े भाई और अन्य लोगों के साथ क्यों नहीं है? यान वेंजी, लिटिल प्रिंस और अन्य लोग ड्रैगन नौकाओं पर चप्पू चलाने जा रहे हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया। फिर उसने दाव हुआ की ओर देखा, यहाँ भीड़ है। क्या तुम्हें अकेले रहना ठीक है? झू कियुन ने यान वेंजी को मिस यान के अकेले रहने और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने के बारे में बात करते हुए सुना, जिससे वह मुस्कुराई और बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ, युवा मास्टर, क्या मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ? ओह! यान वेंजी शर्मिंदा होकर झू कियुन की ओर मुड़ने से पहले रुके, मेरा मतलब यह नहीं था, कृपया नाराज न हो, मिस। फिर वह दाव हुआ की ओर मुड़ा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वापस ले जाऊं? दाव हुआ ने अपना सिर हिलाया, मैं थोड़ी देर और रुकना चाहूंगा। यान वेंजी एक पल के लिए चुप हो गए, फिर मैं यहाँ एक नौकर छोड़ दूंगा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस उसे बता देना। दाव हुआ ने वांग मनमन और बीशी की ओर देखा, जो उसके पीछे आए थे, फिर आगे की ओर इकट्ठा हुई भीड़ की ओर देखा, जो किसी भी संभावित दुर्घटना के बारे में चिंतित थी, और नौकर को पीछे छोड़ने के लिए सहमति में सिर हिलाया। मैं तब निकल जाऊंगा, सावधान रहें और कोशिश करें कि जहां भीड़ हो वहां न जाएं। मेरे बड़े भाई आगे ही हैं, अगर आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो नौकर आपको वहां ले जाए। कुछ निर्देश देने के बाद यान वेंजी मुड़े और चले गए। यान वेंजी को अकेले जाते देख दाव हुआ की आंखें थोड़ी झुक गईं। जैसे जैसे उसके बड़े भाई बड़े होते गए, उनके बीच की दूरी और अधिक बढ़ती गई। उसका सबसे बड़ा भाई
तीसरा भाई और चौथा भाई जियो येयांग और भाई डोंग जैसे लोगों के साथ खेलने के आदी थे। अब या तो अकादमिक सम्मान या आधिकारिक उपाधियां उनके पास होने के कारण वे कुलीनता के सामने हीन महसूस नहीं करते थे। लेकिन उसके दूसरे भाई के लिए यह अलग था। चूंकि उसकी चाची और चाचा हाल ही में उसके दूसरे भाई के लिए विवाह की व्यवस्था करने में व्यस्त थे, उसने उस पर करीब से ध्यान दिया और महसूस किया कि एक बार जीवंत और बातूनी दूसरा भाई शांत हो गया था। मिस यान दाओ हुआ को अचंभे में देखकर झू कियुन कई बार पुकारने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दाओ हुआ वास्तविकता की ओर लौटा और मुस्कुराया, आइए थोड़ा और आगे बढ़ें। दोनों को एक पुल पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। पुल पर कई लड़कियां खड़ी थीं, जिनमें गुओ जुएमिंग और जियांग वानिंग भी शामिल थी। इस समय सभी लड़कियां हंस रही थी और नदी में कई ड्रैगन नौकाओं को देख रही थी। नीचे देखने पर दाओहुआ ने देखा कि ड्रैगन नावें पहाड़ों से आए युवाओं से भरी हुई थी और उनमें से एक पर जियो येयांग, यान वेनकाई और अन्य लोग खड़े थे। इसी समय पहाड़ों से आए कुछ युवक जोर जोर से पुल पर लड़कियों से उनके कड़ाई वाले पाउच मांग रहे थे। पुल पर लड़कियां शर्मा गईं और कुछ साहसी लोग तो यहां तक चले गए कि उन्होंने अपने पाउच सीधे ड्रैगन नौकाओं पर फेंक दिए। स्वाभाविक रूप से जिस नाव पर जियो येयांग और अन्य लोग थे, उस पर सबसे अधिक पाउच फेंके गए। दाओहुआ ने इस दृश्य को खिलखिलाती मुस्कान के साथ देखा। ड्रैगन बोट पर जियो येयांग, जो कुछ व्यायाम करने की योजना बना रहा था, ने अपने दोस्तों को देखा जो उत्साह से पुल पर लड़कियों को देख रहे थे और असहाय महसूस कर रहे थे। अचानक एक नजर से उसकी नजर पुल पर दाओहुआ पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने सन चांगजे के हाथ से बांस का खंभा छीन लिया, उसे पानी में फंसा दिया और उसके बल का उपयोग करते हुए वह सीधे पुल के सिर पर कूद गया। जियो येयांग के खूबसूरत फिगर को देखकर सभी युवा महिलाओं के चेहरे पर प्रशंसा उभर आई। जियांग वानिंग शुरू में आगे बढ़ना और बातचीत करना चाहती थी, लेकिन जियो येयांग बिना तिरछी नजर डाले सीधे लड़कियों के पास से चली गई और आगे बढ़ती रही। गुओ जुएमिंग ने भी अपना उठाया हुआ कदम चुपचाप वापस ले लिया। जियो येयांग को अपनी ओर आते देख दाओहुआ का दिल अचानक बढ़ गया, प्रत्याशा, घबराहट और यहां तक थोड़ी घबराहट और चिंता से भर गया। दाओहुआ की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर जियो येयांग ने एक मूक मुस्कान दी, अपनी आंखों से उसे 1 मिनट रुकने का संकेत दिया और फिर बिना रुके उसके पास से चलता रहा। जैसे ही जियो येयांग दृश्य से गायब हो गया, दाओहुआ ने राहत की सांस ली। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि युवा महिलाओं की भीड़ के बीच गुओ जुएमिंग और जियांग वानिंग दोनों ने भी चुपचाप राहत की सांस ली। अभी अभी उन्हें गलत धारणा हुई कि भाई येयांग सबसे बड़ी मिस यान की ओर बढ़ रहे थे। TSK, मुझे अभी एहसास हुआ है कि हमारे बीच जो लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने में सबसे ज्यादा माहिर है, वह कोई और नहीं बल्कि येयांग है। यान वेनकाई ने यह देखते हुए कहा कि कैसे जियो येयांग ने लड़कियों की नजरें अपनी ओर खींच ली। उस समय उन्होंने ड्रैगन नाव चलाने में रुचि खो दी और इसके बजाय पुल पर कूदने के लिए बांस के खंभे का उपयोग करके जियो येयांग का अनुकरण किया। डोंग युवानेक्सुआन और अन्य लोग अपनी नाव को किनारे तक ले गए और उतर भी गए। ब्रिजहेड पर वांग मैनमैन ने दाओहुआ को खींचा और किनारे की ओर तिरछी नजर डाली। दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया, फिर झू कियुन की ओर मुड़ा। मिस झू, मेरे पास कुछ ऐसा है जो अचानक सामने आया। यहाँ काफी चहल पहल है, क्या मैं नौकर को अपनी 3 छोटी बहनों को ढूंढने के लिए ले जा सकता हूँ? झू कियुन, जिसने अभी अभी किसी को वांग मनमन को बुलाते हुए देखा था, तुरंत मुस्कुराया और कहा, यह मिस यान के लिए परेशानी होगी। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया और यान वेंजी के नौकर को इशारा किया, मिस झू को वहां ले जाओ जहां मेरी दूसरी बहन और बाकी लोग हैं। झू कियुन के चले जाने के बाद दाओहुआ वांग मनमन और बीशी को लेकर ली गई। सावधान रहें। दाओहुआ को आते देख जियो येयांग तुरंत उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ी। दाओहुआ, तुम्हें मेरी क्या आवश्यकता है? जियो येयांग मुस्कुराया और दाओहुआ का हाथ पकड़ लिया, आओ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले जाऊंगा। दाओहुआ, स्पष्ट होने के लिए, मैं बहुत दूर नहीं जा सकता। जियो येयांग ने उसकी ओर देखा, मेरे साथ यहाँ तुम्हें चलने की आवश्यकता क्यों होगी? इतना कहते हुए उसने उसे एक क्षैतिज कैरी में उठा लिया। दाओहुआ ने कुछ हद तक उन्मत्त होकर इधर उधर देखा। यह देखकर जियो येयांग मुस्कुराया, चिंता मत करो, इस तरफ कोई नहीं आएगा। दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया, मुझे नीचे रखो और इसके बजाय मुझे अपनी पीठ पर ले जाओ, मुझे इस तरह पकड़ना बहुत थका देने वाला है। जियो येयांग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते हुए उसने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। जल्द ही जियो येयांग दाओहुआ को पकड़ रहा था और एक शांत नदी के किनारे पर पहुंच गया था।
नदी पर बांस का बेड़ा देखकर दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखा। हम इसे ले रहे हैं। जियो येयांग ने सिर हिलाया, दाओहुआ को जमीन पर लिटा दिया, फिर ध्यान से उसे बांस के बेड़ा पर लकड़ी के स्टूल पर बैठने में मदद की और व्यक्तिगत रूप से नाव चलाने के लिए चप्पू उठा लिया। फो वांग मनमन और बीशी को किनारे पर खड़ा देखकर दाओहुआ खुद को रोक नहीं सका, लेकिन पूछा, सिर्फ हम दोनों? जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, क्या मेरा आपके साथ होना काफी नहीं है? दाओहुआ ने बिना कुछ बोले उस पर तिरछी नजर डाली और अपनी नजर वापस नदी की ओर कर दी। साफ पानी धीरे धीरे बह रहा था, दोनों किनारों पर हरी भरी पहाड़ियां थीं। पीछे आती चमकदार लहरों को देखकर दाओहुआ पानी के साथ खेलने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे कहना होगा, यहाँ का दृश्य वास्तव में काफी अच्छा है। जियो येयांग, अगर आपको यह पसंद है तो हम अगली बार फिर आ सकते हैं। यहाँ गर्म मौसम में बहुत ठंडक है, गर्मी से बचने के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त है। दाओहुआ, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मुझे मौका मिलेगा या नहीं। आजकल ताओहुआ गांव में अपने मालिक और सास से मिलने के अलावा मेरी माँ मुझे कभी भी बाहर जाने की अनुमति नहीं देती है। जियो येयांग ने तेजी से सुंदर होते दाओहुआ की ओर देखा। तुम्हें वास्तव में अब अचानक बाहर नहीं जाना चाहिए। दाओहुआ ने उसे घूरने के लिए अपना सिर घुमाया। जियो येयांग ने तुरंत कहा, बेशक, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई समस्या नहीं है। उसी समय दाओहुआ ने नदी के पानी की हूश हूश सुनी। दाओहुआ को उत्सुकता से इधर उधर देखते देख जियो येयांग मुस्कुराया, हम शीघ्र ही वहां पहुंचेंगे। कुछ ही समय में दाओहुआ के लिए एक प्राकृतिक सीढ़ीदार झरना सामने आ गया। आसपास के हरे भरे पहाड़ों और पानी में विलीन होते झरनों की परत पर परत देखकर दाओहुआ उत्साह से उठ खड़ा हुआ। जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहेगा? यहाँ बुरा तो नहीं है, है ना? दाओहुआ ने तुरंत सिर हिलाया, न सिर्फ बुरा है, बल्कि यह स्वर्ग जैसा है। जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, क्या यह थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं है? बोलने के बाद वह धीरे धीरे बांस के बेड़े को किनारे पर ले आया और दाओहुआ को जमीन पर लाने में मदद की। यह देखकर कि सीढ़ीदार झरने में पानी बहुत अधिक उग्र नहीं था और कुछ स्थानों पर काफी गूज वॉर्म स्टोन्स रखे हुए थे, दाओहुआ ने उत्साह से कहा, मैं वहां चलना चाहता हूं। जियो येयांग ने साफ इनकार कर दिया, नहीं, आपका पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। दाओहुआ ने तुरंत उत्तर दिया, मैं बस पानी में चलूंगा, कोई समस्या नहीं होगी। दाओहुआ की आंखों में इच्छा देखकर जियो येयांग एक पल के लिए झिझके, मुझे पहले देखना होगा कि आपका पैर कितना ठीक हो गया है। दाओहुआ, मैं अपने स्वयं के चिकित्सा कौशल जानता हूं, क्या मैं अपने पैर का मजाक बनाऊंगा? जियो येयांग ने उसकी बात नहीं सुनी, उसे एक पत्थर पर बैठने में मदद की, फिर उसके टखने की जांच करने के लिए उसके जूते और मोजे उतार दिए, और यह देखकर कि सूजन कम हो गई है, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यह देखकर कि वह सहमत हो गया, दाओहुआ ने जल्दी से अपनी पतलून ऊपर कर ली। दाओहुआ को सीधे तौर पर अपनी गोरी और पतली टांगे दिखाते हुए देख जियो येयांग जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। दाओहुआ ने हैरान होकर उसकी ओर देखा, तुम क्या कर रहे हो? जियो येयांग, यह पूछने की मेरी बारी है कि आप क्या कर रहे हैं। दाओहुआ, अपनी पैंट ऊपर कर रहा हूं। अन्यथा जब मैं बाद में पानी में जाऊंगा तो उनका गीला होना निश्चित है। गहरी सांस लेते हुए जियो येयांग ने गंभीरता से कहा, अब से मेरे अलावा तुम्हें किसी और के सामने ऐसा करने की अनुमति नहीं है, यहां तक कि अपने भाइयों के सामने भी नहीं। दाओहुआ, वो क्षण भर के लिए खुद को भूल गई, यह भूल कर कि यह प्राचीन समय था। यह देखकर कि दाओहुआ स्तब्ध रह गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। जियो येयांग ने फिर से कहा, क्या तुमने मुझे सुना? दाओहुआ ने सिर हिलाया और दबी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें सुना। जो उत्तर वो चाहता था उसे प्राप्त करने के बाद जियो येयांग ने जाने दिया और जबरन अपनी निगाहें दाओहुआ की पिंडलियों से हटा ली। उसे नजरअंदाज करते हुए दाओहुआ ने अपनी पैंट ऊपर की और अपनी स्कर्ट का किनारा उठाते हुए झरने के सबसे निचले स्तर पर कदम रखा। यहाँ का पानी बहुत ठंडा और ताजा है, वास्तव में आरामदायक है। तुम बस वहीं खड़े रहो और हिलो मत। जियो येयांग ने जल्दी से अपने जूते और मोजे उतारे, अपने बागे को अपनी बेल्ट में छिपाया, लापरवाही से अपनी पैंट को ऊपर उठाया, सीढ़ियों पर चढ़ गया और स्थिर दाओहुआ के पास पहुंच गया। वहां एक हंस गर्म पत्थर है। चलो टहलने चलते हैं, यह पैरों की मालिश कराने जैसा होगा। सावधान रहें, ये पत्थर की सीढ़ियां थोड़ी फिसलन भरी हैं, गिर न जाएं। ओह, तुम सच में एक नाग हो, लेकिन क्या तुम मुझे पकड़ नहीं रहे हो? मैं नहीं गिरूंगा। जियो येयांग ने दाओहुआ को मुस्कुराते हुए देखा, एक हाथ से उसकी बांह को सहारा दिया और दूसरे हाथ से उसकी स्कर्ट को ऊपर उठाया। क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो?
दाओ हुआ उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी और कुछ कहने ही वाली थी कि उसका पैर फिसल गया और वह पीछे की ओर गिरने लगी। जियो येयांग तेजी से आगे बढ़ा और उसने दाओ हुआ की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी, जिससे वह पानी में गिरने से बच गई। दाओ हुआ को देखते हुए, जो अभी भी डर से कांप रहा था और उसकी गर्दन पकड़ रहा था, जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, वह बहुत करीबी था, है ना? दाओ हुआ ने घूर कर कहा, यह सब तुम्हारी गलती है, मुझे परेशान कर रही हो। अगर तुमने मुझसे बात करके मेरा ध्यान नहीं भटकाया होता, तो मैं अपना संतुलन नहीं खोता। जियो येयांग ने असहाय भाव दिखाया, हाँ हाँ, यह सब मेरी गलती है। आपकी स्कर्ट गीली है, इसे जारी रखना अच्छा नहीं है। क्या अब हमें वापस जाना चाहिए? दाओ हुआ ने अपनी स्कर्ट के कुछ गीले किनारे को देखा और सिर हिलाया, मम्मा। जल्द ही, जियो येयांग की मदद से दाओ हुआ वापस किनारे पर आ गया। आगे एक बड़ा झरना है, जो काफी शानदार है। आइए पहले अपने जूते पहने, फिर देखने के लिए आगे बढ़ें। जियो येयांग ने दाओ हुआ को एक चट्टान पर बैठने में मदद की, फिर उसके पैरों और पैरों से पानी पोंछने के लिए रुमाल निकाला। दाओ हुआ की पतली पिंडलियों, नाजुक पैरों को देखकर जियो येयांग ने भावनाओं में थोड़ी हलचल महसूस की और अनजाने में दाओ हुआ का पैर पकड़ लिया। जैसे ही उसकी हथेली उसके तलवे से रगड़ी, दाओ हुआ अपनी हंसी नहीं रोक सका। जियो येयांग, यह गुदगुदी होती है। दाओ हुआ को अपनी आंखें गोल करके और पलके झपकाते हुए देखकर जियो येयांग को अपने दिल में एक खिंचाव महसूस हुआ और उसने जानबूझकर उसके पैर के तलवे से खिलवाड़ किया। हा, दाओ हुआ तुरंत हंस पड़ी, फिर अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की। दुर्भाग्य से, जियो येयांग ने उसे सफल होने के लिए बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। अपनी हंसी के बाद दाओ हुआ ने फूले हुए गुस्से से जियो येयांग की ओर देखा। जियो येयांग, अगर तुमने मुझे फिर से गुदगुदी करने की हिम्मत की, तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें लात मारकर उड़ा दूंगा। जियो येयांग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, मुझे विश्वास नहीं होता। और फिर उसने दाओ हुआ के पैर के तलवे से फिर छेड़छाड़ की। इस बार उसने थोड़ा अधिक बल का प्रयोग किया और दाओ हुआ और भी जोर से हंसा। जानबूझकर ऐसा करने के लिए जियो येयांग पर थोड़ा क्रोधित हुआ और उस पर लात मारने का लक्ष्य रखा। यह जानते हुए कि दाओ हुआ सिर्फ उसके साथ खेल रहा था, जियो येयांग ने चकमा देने की कोशिश भी नहीं की और इस तरह उसका पैर उसके चेहरे पर लग गया। जियो येयांग के होठों को अपने पैर के तलवे पर महसूस करते हुए दाओ हुआ वहीं पर बेहोश हो गई। जियो येयांग को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और एक पल के झटके के बाद उसने दाओ हुआ के टखने को पकड़ लिया, लेकिन तुरंत उसका पैर उसके चेहरे से नहीं हटाया। अंत में दाओ हुआ को होश आया और उसने तुरंत अपना पैर हटा लिया। दाओ हुआ को अपने जूते पहनने के लिए अपना सिर नीचे करते देख जियो येयांग ने तुरंत स्थिति संभाल ली। दाओ हुआ को अपनी ओर घूरते हुए देखकर उसने जल्दी से कहा, अब और चिढ़ाओ मत, मैं उन्हें पहनने में आपकी उचित मदद करूंगा। दाओ हुआ को और अधिक परेशान करने के बारे में चिंतित जियो येयांग ने अब और गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की और दाओ हुआ को उसके जूते और मोजे पहनने में उचित मदद की। अपने कपड़े पहनने के बाद यह देखकर कि दाओ हुआ अभी भी मुंह फुला रही थी और बहुत खुश नहीं थी, जियो येयांग मुस्कुराई और उसके लिए अपनी स्कर्ट के गीले किनारे को निचोड़ने के लिए नीचे झुकी। अगर हम थोड़ी देर के लिए दूसरे झरने पर नजर डालें, तो यह सूख जाना चाहिए।